एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स की मैं पूरी की पूरी वीडियो बना रही हूँ। बट मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है स्ट्रक्चर एनालिसिस की, आप देख सकते हो। बट ये फ्रेश मैं बना रही हूँ वीडियो, पूरी की पूरी हम कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी या फिर मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगी इसी सीक्वेंस में, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ट्रसेस। ट्रसेस जो है, इसमें लोडिंग सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोडिंग होगी वो जॉइंट्स पे ही होगी, मेंबर के ऊपर आपको लोडिंग कभी भी ट्रस में नहीं दिखेगी। इस तरीके से सपोज हमारे पास ये एक ट्रस है। ठीक है, सपोज ये इस तरीके का ट्रस है एक, इसके मेंबर पे कभी भी आपको लोडिंग नहीं दिखेगी। लोडिंग हमेशा जॉइंट पे होगी। ठीक है, इस तरीके की लोडिंग नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि सेल्फ वेट को हमें यहाँ पे निग्लेक्ट करना होगा। ट्रस्ट के केस में सेल्फ वेट को निग्लेक्ट करा जाता है। और इसके मेथड क्या क्या है, जब हमें फोर्सेस फाइंड आउट करनी है तो इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो मेथड जो है, सबसे पहला आता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, जो कि होता है प्लेन ट्रसेस के लिए। और फिर दूसरा आता है मेथड ऑफ सेक्शन फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट ट्रसेस। जब भी ट्रसेस इनडिटर्मिनेट होते हैं उस टाइम पे मेथड ऑफ सेक्शन जो होगा वो यूजफुल हो जाता है। फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो भी एक मेथड है प्लेन ट्रसेस के लिए। फिर उसके बाद एक होता है टेंशन कोफिशिएंट मेथड, जो कि प्लेन और स्पेस ट्रसेस दोनों के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, एक्सटर्नल वर्क डन ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी गेट स्टोर्ड एज इंटरनल एनर्जी। उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। जब एक्सटर्नल वर्क जो है डिफॉर्मेबल बॉडी पे करा जाता है वही स्टोर हो जाता है एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, तो उसको सिंपली स्ट्रेन एनर्जी बोल देती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सियल लोडिंग की हमने ट्रसेस में बात करी कि एक्सियल लोडिंग होती है। तो एक्सियल लोडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी किस तरीके से आएगी, पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए। अब ये पी स्क्वायर पी यहाँ पे लोडिंग हो जाती है। ठीक है, ये हमारा लोड है, या फिर इसको आप फोर्स ले सकते हो। ठीक है, फोर्स या लोड में से कोई एक चीज आ गई। फिर उसके बाद एल हमारी आ जाती है लेंथ अपॉन टू टाइम्स एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी किसके लिए है, एक्सियल लोडिंग के केस के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास, अब इसके सिवाय हमारे पास ट्रसेस के टाइप्स हैं, जो कि हम एक बार पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम वगैरह देख लेंगे। अब जो हमारे ट्रसेस के टाइप्स है ना, इसमें एक आता है सिंपल ट्रस। ठीक है, इसमें आपको सीरीज ऑफ ट्राइंगल्स दिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रस, जो कि किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसमें ट्राइंगल्स जरूरी नहीं है, किसी भी टाइप के इसमें ट्रस में आपको शेप्स दिखेंगे। फिर थर्ड आता है कंपाउंड ट्रस, जिसमें टू और मोर सिंपल ट्रसेस आर कनेक्टेड। दो से ज्यादा सिंपल ट्रसेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उसको हम कंपाउंड ट्रस बोल देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे 3 बार्स लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रस के टाइप्स है। इसके सिवाय भी कुछ एक टाइप्स होती हैं। अब ये जो टाइप ऑफ ट्रस है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन टाइप या फिर प्रैट ट्रस इसको हम बोल सकते हैं। अब ये एन टाइप कैसे है, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे ये एन आपको दिख रहा है ना, एक एन दो एन इस तरीके से दिख रहा है। फिर इसके अबाउट पूरी की पूरी डायग्राम जो है ये सिमेट्रिकल इधर वाली साइड से आपको दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रस हो सकता है जिसको हम एन टाइप ट्रस बोलेंगे या फिर प्रैट ट्रस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रस है ना, इसमें टॉप कॉर्ड मेंबर्स जो होंगे उसमें सिर्फ कंप्रेशन आएगी। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला मेंबर है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन आएगी। और जो नीचे वाला बॉटम कॉर्ड मेंबर्स हैं, जिसको हम बॉटम कॉर्ड मेंबर बोल सकते हैं, नीचे वाले जो मेंबर्स है ना उसमें प्योर टेंशन आएगी। नीचे वाले मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ टेंशन आएगी। और जो इसके सिवाय डायगोनल मेंबर्स है, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड मेंबर्स जो बीच वाले हैं, उसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों आ सकती है। ठीक है, वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइंड हो, जो बीच वाले मेंबर्स हैं उसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आप एक चीज याद रख सकते हो। फिर उसके बाद वॉरेन ट्रस्ट जो है, इसमें क्या होता है कि टॉप मेंबर्स होती है उसमें कंप्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पे बॉटम मेंबर्स जो है उसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों हो सकती है। ठीक है, तो टॉप मेंबर में यहाँ पे भी कंप्रेशन है, यहाँ पे भी टॉप मेंबर में कंप्रेशन आ गई यहाँ पे। और जो लेकिन बॉटम वाला है उसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही होगी। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम में। ये कैस्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम कौन सी है वो हम पहले देख लेते हैं। कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, व्हेन द सिस्टम बिहेव्स इलास्टिकली, उस टाइम पे ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो इस फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, स्ट्रेन एनर्जी यू जो है वो स्ट्रेन एनर्जी का सिंबल है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू लोड, ठीक है। पी यहाँ पे लोड होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज लोड या फिर फोर्स आप बोल सकते हो इसको। फिर उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी इन्होंने जो इक्वेशन दे रखी है हमें या थ्योरम दे रखी है, ये है हमारी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट रोटेशन या फिर थीटा। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट थीटा हो जाता है मोमेंट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। और इसी से कुछ मिलती जुलती जो सेकंड थ्योरम है, जो कि आप देख सकते हो कि ये इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखना, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम, फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हो सकती है। ये स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट मोमेंट। अब यहाँ पे क्या था, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट थीटा इज इक्वल्स टू मोमेंट, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन डेल्टा बी इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लोड, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूलाज हो जाती है, और ये इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लोड और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट मोमेंट, ठीक है। ये है यहाँ पे दिया हुआ, और आपको पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करना और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कैस्टिग्लियानो थ्योरम। कैस्टिग्लियानो थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले ट्रस्ट पे क्या एप्लीकेशन आती है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, स्ट्रेन एनर्जी जो है, डिफ्लेक्शन जो है वो आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लोड, ठीक है। ये हमने देख लिया हुआ है सेकेंड वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लोड, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी स्ट्रेन एनर्जी का देख लिया है। अब इसी फॉर्मूला को जब हम P के रिस्पेक्ट में, लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, P, यहाँ पे सपोज ये पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स और टू पी एक्स आ जाएगा ना, टू और टू कैंसिल हो गए, सपोज ये टू पी एक्स, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, टू पी एक्स हो गया ये, और यहाँ पे पी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू पी। अब ये पूरा जो है इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो पहले ये ओपन हुआ, फिर उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन इनटू एल, तो वैसे के वैसे ही रह गया अपॉन टू ए ई। तो ए टू और टू कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा पी एक्स, और ये पी एक्स अपॉन डेल पी जो है ना, इसको हमने के लिख दिया, ये एल अपॉन ए ई, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, पी के एल अपॉन ए ई, ठीक है। तो इसका सम करना है, सिग्मा पी के एल अपॉन ए ई, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो के क्या हो जाएगा, के वन के टू क्या है, फोर्सेस आफ्टर अप्लाइंग यूनिट लोड ऑन दैट जॉइंट। जिस जॉइंट के लिए हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है ना, पहले तो उसके ऊपर जो हमारे पास पहले से लोड लगा हुआ होगा, उसकी वजह से जितनी फोर्स जनरेट हो रही है हर एक मेंबर पे, वो निकालनी है, ठीक है। फिर वो निकालने के बाद हमें उस फोर्स को, उस लोड को हमें हटा देना, और फिर उसके बाद एक यूनिट लोड लगाना है जिसकी वैल्यू वन होगी। मतलब यूनिट लोड का मतलब यही हुआ कि उसकी वैल्यू वन होगी, और उसकी वजह से क्या क्या फोर्सेस आएंगी, ठीक है, वो हमें लिख देना है। फिर उसके बाद उसको लोड इनटू दैट फोर्स हमें मल्टीप्लाई करना है इनटू लेंथ अपॉन ई। ये सब चीजें हर एक मेंबर के लिए करके उसका सम करके हमें मिलेगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ जॉइंट, ठीक है। सेम वे में अगर हमें चाहिए है जो डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड ई, दो जॉइंट्स हैं उनके बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दो जॉइंट्स के बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है कि मतलब वो एक दूसरे के कितने पास आ रहे हैं या कितना दूर जा रहे हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, लेकिन यहाँ पे ये जो के जो है वो चेंज हो जाएगा। के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये F1 F2 लिख लो या फिर K1 K2 लिख सकते हो। फोर्स ऑन द ट्रस मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड, यूनिट लोड की वजह से जो ट्रस मेंबर पे फोर्स आ रहा है, एंड ई एट ई एंड बी इन द डायग्राम ऑफ बीई। जैसे सपोज बी और ई दो जॉइंट है, इसके ऊपर हमने दोनों पे एक एक यूनिट लोड लगा दिया, फिर उसके बाद फोर्सेस निकाल ली हर एक मेंबर पे,
और हर एक मेंबर पे जो फोर्स आ रही है यूनिट लोड के लगाने के बाद, तो वो लिख देनी है, और उसके साथ साथ यूनिट लोड लगाने से पहले जो भी लोड लगा हुआ था उसकी वजह से जो आ रही थी फोर्स, ठीक है, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनटू लेंथ अपॉन ए ई, हर एक मेंबर के लिए ऐसा करना है, फिर उसके बाद सम कर देना और हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी बिटवीन टू जॉइंट्स, दो जॉइंट्स कितना एक दूसरे के पास जा रहे हैं या कितना एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। अब मेथड ऑफ सेक्शन जो है ना, मेथड ऑफ सेक्शन की एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार इस चीज में गलती हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे एक ट्रस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक लगाई सेक्शन, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये दिख रहा है। अब यहाँ पे जब ई जो जॉइंट है ना, अगर सपोज हमने मोमेंट अबाउट ई, सम ऑफ मोमेंट अबाउट ई किया, ठीक है, तो जब इसके अबाउट में निकाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे बी ई, हेयर बी ई एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द जॉइंट ई, ई के ये जो बी और ई है ना, ये पूरा इसके अबाउट ही तो है, मतलब ये ई जो बी ई जो है ना, यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करा जाएगा क्योंकि इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट आ रही है, तो इसलिए हमें बी ई को कंसिडर नहीं करना है। देयरफॉर नो मोमेंट एट बी ई। बी और ई जो पूरा एक मेंबर है, इसके ऊपर इसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगी, लेकिन हमें ई के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें ये एक दिख रहा है मेंबर, ठीक है, और एक ये लोड दिख रहा है, ठीक है, उसके सिवाय कोई भी यहाँ पे मेंबर जो है, क्योंकि ये वाला भी जो है यहाँ पे भी, ये पूरा ट्रस्ट था इस तरीके से, सिर्फ ये वाला एक दिख रहा था और एक ये तीन थे, ठीक है, अननोन्स। तो यहाँ पे आपको ये दोनों जो मेंबर्स हैं, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन पे ही आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों की वजह से मोमेंट नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये वाला मेंबर है इसकी वजह से आएगी। और 10 जो यूनिट लोड 10 लोड है 10 किलो न्यूटन, उसकी वजह से मोमेंट आएगी, ठीक। अभी हमने डिफ्लेक्शन की बात कर ली। अब हमारा जो एंगल अगर हमें निकालना हो, एंगल ऑफ रोटेशन निकालनी हो, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी वाले फॉर्मूला को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस बार हम मोमेंट के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये के जो है सिर्फ इसी के नीचे मोमेंट दिखेगा, ठीक है, लोड अपॉन मोमेंट पार्शियली डिफरेंशिएशन, इस तरीके से ये दिखेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये के चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। के क्या हो जाता है? रिजिड बॉडी रोटेशन ऑफ अ मेंबर, ये हो जाती है हमारा थीटा, रिजिड बॉडी रोटेशन ऑफ अ मेंबर। के क्या हो जाता है? के1 के2 के3, ये सारे फोर्सेस ऑन द ट्रस मेंबर ड्यू टू अ यूनिट कपल ऑन बीसी। सपोज हम बीसी एक जॉइंट है, उसके लिए हम रिजिड बॉडी रोटेशन जो है उसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब उसमें रोटेशन कितनी होगी वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगी? हमें एक कपल लगाना पड़ेगा उस जॉइंट पे। जैसे ये सपोज हमारे पास बी और सी है, ठीक है, इस पे हमने लगाया एक कपल इस तरीके से, मतलब उसका ऑपोजिट नेचर के दो फोर्सेस लगा देने हैं दोनों ही जॉइंट्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कपल लगाया, और उस कपल की वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/L, ठीक है, 1/L, जो उसका मतलब उस मेंबर की लेंथ होगी, उसका रेशियो 1/L, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा ये वाले इसका मैग्नीट्यूड। और इसके साथ साथ क्यों ये मैग्नीट्यूड है? वन हमारा यूनिट लोड हम लोग पहले लगा रहे थे ना, उसको डिवाइड कर दिया इसकी लेंथ से, तो वही हमारा मोमेंट ही जनरेट हो जाएगी, इसकी वजह से 1 यूनिट की मोमेंट जनरेट हो जाएगी, तो वही हमें करना है, उसी के लिए हम ये लगा रहे हैं। फिर उसके बाद जो फोर्सेस आएंगी ना, अब इसके बाद ये जो हमने पी फोर्स लगा दी है दोनों मेंबर्स पे, दोनों जॉइंट्स पे, उसकी वजह से जो फोर्सेस जनरेट हो रही है, के1 के2 के3, ये सारे फोर्सेस जो जनरेट हो रही है ना, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और फिर से सेम हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसको लोड से अपॉन इनटू लेंथ अपॉन ए ई, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करके सबका सम कर देना है, और हमें मिल जाएगी डिफ्लेक्शन, हमें मिल जाएगी रोटेशन, सॉरी, ठीक है। अब इसके सिवाय क्या होता है? अब हमें पता है कि डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों में से ये दोनों के लिए ये यूजफुल होगा। क्या होगा कि फॉर्मूला जो हमें डिफ्लेक्शन का है वो ऑलरेडी पता है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, सॉम में आपने पढ़ा होगा, पी एल अपॉन ए ई, इस तरीके से फॉर्मूला होता है ना डिफ्लेक्शन का। अब यहाँ पे आप पी एल अपॉन ए ई को अगर इस फॉर्मूला में से सेपरेट कर देते हो और के को अलग कर देते हो, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डिफ्लेक्शन अगर हमें अलग अलग मेंबर्स की दी हुई है, तो हमें उस मेंबर की डिफ्लेक्शन के साथ हमें के मल्टीप्लाई करना है। के की वैल्यू हमने निकालनी है, कैसे कि यूनिट लोड लगाया और के की वैल्यू निकाली, या फिर हो सकता है कि के की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, ठीक है। तो इसके साथ सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसका सम कर देना, और हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसमें पूछी होगी, ठीक है।
तो ये डेल्टा वन डेल्टा टू हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। यहाँ पे हो जाएगी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंबर्स। ये डेल्टा वन डेल्टा टू जो है ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स है, अलग अलग मेंबर की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स जो होंगी वो भी क्वेश्चन में दी हो सकती है, ठीक है। तो उसी के साथ हमने के को मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे डेल्टा जो है वो फैब्रिकेशन एरर की वजह से भी आती है डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो हमारा मेंबर होता है वो या तो छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैब्रिकेशन एरर आ जाएगा। मतलब कि अगर हमारा मेंबर छोटा हो जाता है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ पे, और अगर बड़ा हो जाता है हम इसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, एल अल्फा डेल्टा टी, जो हम फॉर्मूला जनरली सॉ में यूज करते हैं। टेम्परेचर राइज करेगा तो पॉजिटिव साइन, फॉल करेगा तो नेगेटिव साइन डिफ्लेक्शन का आएगा। डेल्टा नेगेटिव जो है वो कब आएगा, अगर वो आता है तो इसका मतलब क्या है, ज्वाइंट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो है वो अपवर्ड हो रही है। अगर डेल्टा पॉजिटिव आता है मतलब ज्वाइंट हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, सिंपली। और अगर जॉइंट नेगेटिव आ रहा है उसका एक और केस ये हो सकता है कि जॉइंट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दो जॉइंट्स की अगर बात चल रही होगी तो दो जॉइंट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। अगर एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे डिफ्लेक्शन का। अब आपने ट्रस्ट से रिलेटेड ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत सुनी होगी, m इज इक्वल्स टू 3j-6 या फिर m इज इक्वल्स टू 2j-3, ठीक है। मतलब इसके मेंबर्स, परफेक्ट ट्रस्ट के लिए मेंबर्स शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स जॉइंट्स माइनस 3। 3 क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। ये 2D के लिए होता है, ये 3D के लिए होता है। 2D वाली ज्यादा इक्वेशन यूज करी जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि परफेक्ट जो ट्रस्ट है उसके लिए ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे ट्रस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट क्या है, ऑलवेज फ्रॉम जॉइंट टेंशन टूवर्ड्स जॉइंट कंप्रेशन। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज ये हमारे पास जैसे ये एक जॉइंट है, ठीक है। सपोज इस तरीके से हम जॉइंट लेते हैं, इसको छोड़ो आप, इस तरीके से हमने जॉइंट लिया। ये हमारे पास तीन चार मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये मेंबर जो है इसका एरो इस तरीके से आपको दिख रहा है, इस वाले मेंबर को, और इस वाले का ऐसे है और इसका ऐसे है। अब जो जॉइंट के ऊपर जो हमें इस तरीके से दिख रहा है ना, एरो पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब इस मेंबर को ये कंप्रेस कर रहा है। आप इस तरीके से लेके चल सकते हो कि ये वाला एरो जो है, ये वाला मेंबर जो है वो इसको कंप्रेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन मानी जाएगी, ठीक है। अब ये एरो जो है ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला मेंबर इस जॉइंट को, तो मतलब यहाँ पे इसको टेंशन माना जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेंशन और कंप्रेशन जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज, जो जॉइंट्स होंगे जिसपे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ है और तीन मेंबर कनेक्टेड हैं, दो उसमें से कोलिनियर है, तो जो हमारा थर्ड फोर्स होगी ना, कोलिनियर जो नहीं होगी ना, वो उस पे जीरो फोर्स आएगा, वो जीरो फोर्स मेंबर बन जाएगा। इसके मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। इस तरीके से सपोज हमारे पास एक ट्रस है, ठीक है। ये इस तरीके से एक ट्रस हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दी एक हिंज और एक लगा दिया मैंने रोलर, ये होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हम देखें, सपोज यहाँ पे मैंने ये सारे ही बना दिए। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ये जो है मैंने ये वाला मेंबर हटा दिया। अब आप देख सकते हो ये दोनों जो है, ये दोनों जो मेंबर्स हैं ये कोलिनियर है, ठीक है। एक ही लाइन में ये जो दोनों मेंबर्स हैं, चाहे ये कंप्रेसिव हो, टेंसाइल हो, जैसे भी हो, बट ये एक ही लाइन में इनकी फोर्स जो है, फोर्स ऑफ एक्शन है, तो इसीलिए इसको हम कोलिनियर बोलेंगे। अब ये कोलिनियर है तो, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे की मतलब जितनी इसकी वैल्यू आएगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा इतना ही सेम मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका हो जाएगा। और ये तीसरा वाला जो मेंबर है जो कि कोलिनियर नहीं है, इनके साथ ये तीन मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये तीसरा वाला मेंबर कोलिनियर नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको जीरो फोर्स मेंबर हम लोग बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लग जाए, सपोज ये 4 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड लग गया, अब ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल लोड नहीं लगा होना चाहिए, सिर्फ आपको तीन इस तरीके से मेंबर दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है इस तरीके से हो, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है ये, इस तरीके से सपोज यहाँ पे मैं ऐसे करके बना रही हूँ, बट आप याद रखोगे कि इस तरीके से अगर ये वाला मेंबर होता तो भी ये जीरो ही होता, ठीक है। मतलब कोलिनियर इन दोनों को होना चाहिए, तीसरा मेंबर जैसे मर्जी लगाओ,
बस तीसरा मेंबर उसके साथ लगा हुआ है, तो मतलब वो जो तीसरा मेंबर होगा वो जीरो फोर्स मेंबर बन जाएगा। ठीक है। उसके सिवाय हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास एक जॉइंट है जिसके ऊपर एक्सटर्नल लोड नहीं है और दो मेंबर कनेक्टेड है, सिर्फ दो मेंबर इस केस में कनेक्टेड है, तो दोनों ही जीरो फोर्स मेंबर बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला एक ट्रस है, यहाँ पे ये दो मेंबर कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों मेंबर्स जो है ये कनेक्टेड है, तो मतलब कि ये दोनों ही जीरो फोर्स मेंबर बन गए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे सपोज लोड आ रहा होता ना, तो ये जीरो मेंबर नहीं बनते। ठीक है, दोनों के दोनों नहीं बनते। फिर भी हमारा ये, क्योंकि कोलिनियर वाली चीज की वजह से क्या होना था कि ये जो लोड आ रहा है, ये 10 किलो न्यूटन का सपोज लोड आ रहा है, तो सेम 10 किलो न्यूटन का इस पे लोड आना था, मतलब इसके अंदर फोर्स आनी थी और ऑपोजिट होनी थी, वो ऑपोजिट नेचर की। ठीक है, तो वो आ जानी थी। लेकिन यहाँ पे जो ये तीसरा वाला मेंबर है वो जीरो हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे अब ये जो केस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों मेंबर्स जो हैं ये जीरो फोर्स मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 केसेस है, ये भी आपको याद रखने हैं, जीरो फोर्स मेंबर के केसेस हैं ये। फिर उसके बाद जो हमारा अगर मेंबर जो है वो इज इक्वल्स टू 2j-3, ये हमने पहले ही देख लिया कि अगर ये वाली इक्वेशन वैलिड है तो ये परफेक्ट ट्रस है। अगर मेंबर इज ग्रेटर देन 2j-3, अगर मेंबर एक्स्ट्रा है, मतलब मेंबर्स रिडंडेंट मेंबर्स के बारे में मैंने पहले, बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे ये मेंबर्स जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे और कुछ एक रिडंडेंट मेंबर्स होंगे और इसको हम रिडंडेंट ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, और मेंबर अगर कम होंगे तो उसको हम डेफिशिएंट ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर मेंबर 2j-3 से कम हो जाते हैं तो उसको हम डेफिशिएंट ट्रस्ट बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स पे। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जिसको हम आईएलडी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या क्या म्यूलर ब्रेसलॉ ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन के लिए आईएलडी कैसे बनती है, रिमूव दैट सपोर्ट। पहले तो हमें, अगर हमें एक सपोर्ट दिया हुआ, सपोज इस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट लगा होता है और इसी के लिए हमें निकालनी है उसकी सपोर्ट रिएक्शन के लिए, सपोज ये ए पॉइंट है तो वी ए इसकी सपोर्ट रिएक्शन आएगी, इसके लिए हमें निकालनी है आईएलडी। आईएलडी कैसे बनती है, इन जनरल कैसे बनती है कि हमने एक यूनिट लोड को लेना है, इस तरीके से उसको मूव करवाना है। एक बार इस पोजीशन पे रखा, फिर दूसरी बार इस पोजीशन पे रखा, तीसरी बार इस पे रखा, 1 यूनिट का हमने लोड लिया और पूरी बीम पे हमने इस तरीके से चलाया। और फिर उसके बाद रिएक्शन हम चेक करते गए, वीए की वैल्यू हमने चेक करते जानी है और हमें मिल जाएगी आईएलडी। ठीक है, पर इतना कुछ करने के बजाय हमारे पास जो म्यूलर ब्रिज लॉ जो है ना, उनके प्रिंसिपल्स है जिसकी हेल्प से ये सारा काम हम कर सकते हैं बहुत इजीली, विदाउट ये सारे लोड को इतनी देर तक प्लेस करके फिर एक एक करके बनाने की जगह हम कैसे बना सकते हैं इजीली। हमें क्या करना है, पहले तो इस सपोर्ट को रिमूव कर देना है। इस सपोर्ट को सपोज मैं रिमूव कर देती हूँ, ये सपोर्ट मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव दैट सपोर्ट, लिफ्ट बाय 1 यूनिट, यहाँ पे इसको 1 यूनिट मैंने लिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ पे हिंज है नहीं, आपको स्ट्रक्चर में हिंज नहीं दिखानी है इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना, ये हमारी आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे हिंज है, जिसकी वजह से ये हिंज जो है इसको रोक रही है और जिसकी वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं था अब, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को हमने 1 यूनिट लिफ्ट किया, हिंज थी जिसकी वजह से ये स्लांटिंग इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो जाता है आईएलडी दूसरी वाले के लिए, अगर हमें इसके लिए आईएलडी बनाना है, इस वाले सपोर्ट के लिए, तो सेम हम क्या करेंगे, पहले वाले हिंज को लगे रहने देंगे, या पहले वाले अगर रोलर सपोर्ट यहाँ पे लगा तो उसको लगे रहने देंगे और ये हिंज को हटा के इसको 1 यूनिट लिफ्ट कर देंगे, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है और हमें आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन मिल जाएगी। अब इसके बाद हमारा है आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट अ सेक्शन। एक सेक्शन पे अगर शियर फोर्स के लिए आईएलडी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, कट द सेक्शन। पहले तो सेक्शन को हमें कट करना है, सपोज एक एक्स एक्स सेक्शन है ये। ठीक है, एक हमारे पास सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम यहाँ पे बीम बना देते हैं। अब यहाँ पे इस सेक्शन पे हमें क्या चाहिए, एक शियर फोर्स निकालनी है, शियर फोर्स के लिए आईएलडी निकालनी है। और वो कैसे निकाल सकते हैं, इसकी बार बार हमें शियर फोर्स इस सेक्शन पे चेक करनी पड़ेगी, यूनिट लोड को बार बार प्लेस करते जाना हर एक अलग अलग पोजीशन पे, और इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें
शेयर फोर्स फाइंड आउट करते रहनी है बार बार। ठीक है, उसको करने के बजाय म्यूलर ब्रिज लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमने इस सेक्शन को कट द सेक्शन विदाउट रिमूविंग एनी सपोर्ट। अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगा होता उसको हमें रिमूव नहीं करना था, सिर्फ इसको हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद सच दैट द स्लोप एट एडजेसेंट सपोर्ट्स, अब जो एडजेसेंट सपोर्ट्स है उस पे स्लोप क्या आएगा, 1/L, ये आ जाएगी स्लोप, और इज इक्वल्स टू ये टोटल ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। मतलब कि ये जैसे फर्स्ट वाली है ना, इसमें आपको और एक इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो हमारी थी ना, ये यहाँ पे दो सपोर्ट्स लगे हुए थे, इनकी आईएलडी जो हमने पहले देखी वो इस तरीके से कुछ बन रही है, कंप्लीट आईएलडी जो है वो इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों आईएलडीज को बनाने के बाद जिस सेक्शन पे हमने कट करा था ना, उस सेक्शन पे एक हमें कट इस तरीके से लगा देना है। और ये आपका जो डायग्राम बन रही है ना फाइनली, जो आपकी इस तरीके से डायग्राम बन जाएगी, और बाकी वाले पोर्शन को आपको हटा देना है। बाकी पोर्शन को हटा देना, ये आपकी डायग्राम बन जाएगी सिंपली शियर फोर्स के लिए आईएलडी। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो ऑफसेट्स है उसकी वैल्यू नोट करनी आपको पड़ेगी। ये हो जाएगा यहाँ पे बी, सपोज हमारी लेंथ है और इस पोर्शन की लेंथ ए है, और हमारा टोटल लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, तो ये हो जाएगी B/L, और नीचे वाला जो ऑफसेट है उसकी आ जाएगी A/L। ठीक है, ये हमारी शियर फोर्स एट अ सेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसकी इस तरीके से हम आईएलडी निकाल सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ ये दोनों ऑफसेट जो है इसका सम जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट कंसिडरिंग सेक्शन एज हिंज। हमने पहले क्या करना है, सेक्शन को हिंज की तरह मानना है। सपोज हमारे पास इस तरीके से एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी, यहाँ पे मैं इसके नीचे ही बना देती हूँ, और हमें इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। मतलब हमें क्या करना है, सेक्शन को यहाँ पे इस सेक्शन को हिंज की तरह मानना है, इसको हिंज की तरह माना, और हमें क्या करना है, लिफ्ट बाय A/B/L। इससे पहले का डिस्टेंस A था और इसके बाद का डिस्टेंस B था। ठीक है, A/B/L हमें लिफ्ट कर देना है। A/B/L हमने ले लिया, ये ऑफसेट हमारा हो गया, और लिफ्ट कर दिया हिंज मान के इस पोर्शन को। फिर उसके बाद जो हमें सेक्शन मिलेगी वो सिंपली हमारी बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी हो जाएगी एट द सेक्शन, एंड सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो सम ऑफ स्लोप है ना, इसको tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या फिर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप्स जो है ना उसका सम जो है, इसको बेटर होगा कि tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है स्लोप्स का सम जो होगा वो 1 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेम रेशियो ऑफ द लोड। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेम रेशियो ऑफ लोड। लोड की रेशियो जो होगी वो हमारी रेशियो ऑफ डिस्टेंस जो है उसके बराबर आएगी, फिर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट है आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शंस एज एट अ फिक्स सपोर्ट। अगर हमें फिक्स सपोर्ट के लिए आईएलडी निकालनी है फॉर अ सपोर्ट रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सपोर्ट विदाउट रिमूविंग विदाउट द रिएक्शन मोमेंट को रिमूव नहीं करना है, और हमें सिर्फ सपोर्ट को रिमूव करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक हमारे पास ये लगा हुआ है फिक्स सपोर्ट, तो हमने यहाँ पे मोमेंट को रिमूव नहीं करा है, जिसकी इसकी ऊपर जो मोमेंट रिएक्शन आ रही थी ना, इस तरीके से ये आ रही थी रिएक्शन एम। ठीक है, तो उसको रिमूव नहीं करा, बाकी हमने सपोर्ट को रिमूव कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये हमारी यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा जो होगा वो जीरो बन रहा था, थीटा इज इक्वल टू जीरो आ रहा था मोमेंट की वजह से। ठीक है, वो रोटेशन को रेजिस्ट कर रहे थे मोमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मोमेंट को लगे रहने दिया, बट हमने क्या किया, सपोर्ट को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से अभी भी थीटा जो है वो जीरो ही आएगा, और इसको लिफ्ट कर देना है बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट हमने लिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस तरीके की आपको डायग्राम दिख रही है। ठीक है, दूसरी वाली साइड कोई भी सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसी तरीके की आपको डायग्राम दिख रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट अ सेक्शन इन ओवरहैंग। ओवरहैंग पोर्शन के लिए शियर फोर्स के लिए आईएलडी जो होगी वो किस तरीके से बनेगी, कट द सेक्शन लिफ्ट इट बाय यूनिट अमाउंट। हमने सेक्शन को कट करा,
फिर उसको लिफ्ट करा है। सपोज हमारे पास ये एक्स एक्स जो सेक्शन है, यहाँ पे हमें शेयर फोर्स निकालनी है इस पॉइंट के लिए। तो इस सेक्शन को हमने कट करना है, इसको लिफ्ट कर देना है बाय 1 यूनिट। ओवरहैंग पोर्शन पे हम शेयर फोर्स के लिए आईएलडी निकाल रहे हैं, तो हमने 1 यूनिट इसको लिफ्ट करा। अब इधर वाली साइड हमारे पास एक फ्री एंड थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्री एंड वैसी की वैसी दिख रही है। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक हिंज लगी हुई थी जो कि इसको इस तरीके से पकड़ के रख रही है, जिसकी वजह से एक इस तरीके से स्लांटिंग जो डायग्राम है वो बन रही है। उसके बाद दो हिंजेस लगी हुई हैं जो कि दोनों पकड़ के रखेंगी इस तरीके से इस वाले सेक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ डायग्राम बन जाएगी आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट अ सेक्शन इन ओवरहैंग। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पी फॉर कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के लिए बेंडिंग मोमेंट एट पी हमें निकालनी है। आईएलडी बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी निकालनी है इस पी पॉइंट पे एक कैंटिलीवर में। इसके लिए हमें क्या करना है, एक हिंज की तरह इसको मान लेना है इस पॉइंट को, और रोटेट करना है बाय एंगल थीटा। रोटेट किया बाय एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये इस तरीके की डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, एंगल थीटा रोटेट किया और इस तरीके की डायग्राम बन गई। फिर उसके बाद आ जाता है आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट। सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जो है उसके लिए आईएलडी निकालनी है, और वो भी फिक्स सपोर्ट के। पहले तो उसको हमें सपोर्ट को हिंज की तरफ मानना है और गिव यूनिट रोटेशन सच दैट, सपोर्ट के आगे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लिखना चाहिए था। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे सपोर्ट को हमने हिंज सपोर्ट माना, फिर उसके बाद उसको यूनिट रोटेशन दे दी इस तरीके से, थीटा इज इक्वल्स टू 1 यूनिट रोटेशन दी। उसके बाद उससे हमें इस तरीके से रोटेशन देनी है कि हमें मिले हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी, वो हमें मिलेगी। मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर जा रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, हमने इसको रोटेट कर दिया। अब ये हमारी इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बना है, ये हमारी आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स सपोर्ट हो जाती है। अब ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये कर्व्ड बनी है हमारी डायग्राम। कर्व्ड क्यों बनी है, ये डायग्राम इस तरीके से होगी है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, सिंपली ये हमारी आईएलडी है। अब ये आपको कर्व्ड क्यों दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो है ये इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट ये स्ट्रक्चर है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होगा ना, इसके लिए डिटर्मिनेट, ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा उसके लिए हमारी स्ट्रक्चर जो होगी, हमारी डायग्राम जो होगी वो पैराबोलिक बनेगी। ठीक है, मतलब कि वो जो है लीनियर नहीं होगी, इसको हम नॉन लीनियर लिखें तो वो ज्यादा सही रहेगा, नॉन लीनियर होगी। उसके सिवाय डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अगर हमारे पास होगा ना, उसके लिए लीनियर डायग्राम हमारी बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। डिटर्मिनेसी या फिर इनडिटर्मिनेसी जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए एक स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो जाती है और एक काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी हो जाती है। ठीक है, तो स्टैटिक जो इनडिटर्मिनेसी है उसमें भी दो टाइप्स है, उसमें एक एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है और एक इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, ये DSE से इसको डिनोट करेंगे। बीम्स के लिए क्या हो जाएगी, R माइनस एस प्लस RR, यानी कि रिएक्शन रिलीज। R क्या है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ रिएक्शंस आ रही हैं सपोर्ट्स की वजह से। जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से कहीं पे आपको फिक्स सपोर्ट दिख रहा है, तो इसके लिए 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगी, मतलब कि 3 डायरेक्शंस में ये रेजिस्ट कर रहा होगा। ये जो जॉइंट है या फिर ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्ट कर रहा होगा 3 डायरेक्शंस में। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी रेजिस्टेंस आएगी, एक हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, और एक इस तरीके से मोमेंट भी आएगी। मतलब इसकी रेजिस्टेंस के लिए 3 रिएक्शंस आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से जो सपोर्ट जितने भी लगे होंगे उसमें क्या रिएक्शंस आ रही है, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर हो जाएंगी। फिर एस यहाँ पे हो जाती है, एस या फिर ई से आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाती है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, इसको हम ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जो कि 3D अगर आपके पास है स्ट्रक्चर, तो आपको ये 6 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी, और जो 2D स्ट्रक्चर होगा उसके लिए 3 होती है। ठीक है, और 2D के लिए कौन सी हो जाती है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, और सिग्मा एफ जेड इज इक्वल्स टू 0 जो है ना वो इसमें नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एम z इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट अबाउट z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब ये 3 होती है, और जो मोमेंट अबाउट x y, और ये दोनों जो होंगी ये 3D में वो भी हो जाएंगी, तो टोटल मिला के 6 बन जाएंगी। ठीक है,
तो 2D में ये तीन होती हैं, मतलब 3 आएगा 2D के लिए आंसर, और 3D के लिए 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आर 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 आपको ये दिख रहा है। इसके बाद एक और चीज माइनस करनी है, आर आर, जो कि है हमारी रिएक्शन रिलीज। ठीक है, तो बीम्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है आर माइनस एस प्लस आर आर, रिएक्शन रिलीज। आर आर क्या है, रिएक्शन रिलीज का मतलब क्या होता है। हमारे पास अगर एक एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, सपोज एक फ्रेम ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्रेम दे दिया, इसमें आपको ये एक फ्रेम दिख रहा है, दो ये सपोर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई रिएक्शन आएगी आर। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 रिएक्शंस आ रही है, तो 5 आर आ गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें पता चल गई कि यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि ये 2D है। रिएक्शन रिलीज यहाँ पे कैसे आएगी, रिएक्शन रिलीज इंटरनल जॉइंट्स अगर इसके अंदर लगे होंगे ना, उसकी वजह से आएगी। अब इंटरनल जॉइंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं वो हम समझते हैं। जैसे इंटरनल जॉइंट्स में सबसे पहले आ जाता है इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज क्या है, इंटरनल हिंज इस तरीके से आपको दिखेगी, आपको ये इस तरीके की दिखेगी इंटरनल हिंज। अगर हमारे पास जैसे ये एक फ्रेम है ना, इसके कहीं पे बीच में कहीं इस तरीके से लगी होगी। ठीक है, तो इसको हम इंटरनल हिंज बोलेंगे। इसमें क्या होता है, ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ये लगी है तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर रही है, बाकी फोर्सेस को रेजिस्ट कर रही है। इसलिए एक चीज जो है ये रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए एक इसकी रिएक्शन रिलीज हो गई। ठीक है, तो आर आर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे इंटरनल हिंज के केस में। बट यहाँ पे क्या होता है, बाकी सारे जितने भी इंटरनल जॉइंट्स है ना, बाकी सबका फिक्स होता है, लेकिन हिंज जो है वो जॉइंट में भी आ सकती है। ठीक है, कहीं पे भी लग सकती है। जैसे सपोज अगर हमारा फ्रेम इस तरीके का होता और यहाँ पे हिंज लगी होती, एक जॉइंट पे लगी होती, और इसके साथ 3 मेंबर कनेक्टेड है, उस टाइम पे सिर्फ आर आर इज इक्वल्स टू 1, रिएक्शन रिलीज 1 नहीं होगी। यहाँ पे 3 जॉइंट्स है, मतलब 3 मेंबर्स कनेक्टेड है, उसकी मतलब तीनों में से कुछ ना कुछ होगा ना, तीनों का इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रिलीज जो है, आपको सिंपली याद रखना है कि 2D के लिए सम ऑफ एम डैश माइनस वन, एम डैश यानी जितने मेंबर्स के साथ ये कनेक्टेड है माइनस वन। ठीक है, जैसे ये इस केस में 3 मेंबर्स के साथ कनेक्टेड है, तो 3 माइनस वन इज इक्वल्स टू 2, रिएक्शन रिलीज यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है ना, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स एम डैश माइनस वन। अब यहाँ पे आपको सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर ये हिंज एक जगह नहीं हो सकता, ये यहाँ पे भी लगी हो और भी बहुत सारी जगहों पे लगी हो, तो सबके लिए हमें करना है। सपोज ये यहाँ पे भी लगी है और ये तीनों जगह पे लगी है। ठीक है, तो पहले केस में तो सेंटर में लगी हुई है मेंबर पे, तो इतना कोई वो नहीं है, तो उसके लिए 1 लिख देंगे। दूसरे वाले केस के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस वन। ठीक है, प्लस तीसरे वाले केस के लिए 2 माइनस वन, इसके लिए भी हम 2 माइनस वन लिख सकते थे फर्स्ट वाले के लिए। तो इस तरीके से दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रही है, तो इसका सम कर देंगे, टोटल हमें मिल जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको मतलब सबका सम कर। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारा आ जाता है इंटरनल स्लाइडर। इंटरनल स्लाइडर इसके बाद नेक्स्ट है। इंटरनल स्लाइडर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, इंटरनल हिंज की तरह कहीं किसी जॉइंट में नहीं दिखेगा, बाकी कोई भी आपको इंटरनल जॉइंट जो होगा वो इस तरीके से इंटरनल हिंज की तरह नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इंटरनल स्लाइडर ये हो गया। फिर यहाँ पे रिएक्शन रिलीज इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर इंटरनल रोलर जो है उसके लिए रिएक्शन रिलीज इज इक्वल्स टू 2, इस तरीके की डायग्राम है। एक्सियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर डबल रोलर आ जाता है जो कि इस तरीके की होगा, और यहाँ पे रिएक्शन रिलीज इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्सियल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। लिंक जो है, लिंक इस तरीके से दो इंटरनल हिंजेस जो है वो लगी हुई है, और तीन मेंबर्स आप देख सकते हो, 3 मेंबर्स के साथ कनेक्टेड है ये, और दो हिंजेस लगातार लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लिंक बोल देते हैं। इसमें रिएक्शन रिलीज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ शियर फोर्स भी ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा लिंक। ठीक है, तो इंटरनल जॉइंट्स ये हो गए जिसकी वजह से रिएक्शन रिलीज आ रही थी, जो कि हमारी बीम के केस में हमें देखना है। और जब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, तो बीम्स में आपको ये रिएक्शन रिलीज देखनी पड़ेगी, उसके सिवाय कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। ट्रसेस में जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपली आपका हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस है -3, वो हमारा ट्रस का फॉर्मूला सेम फ्रेम के लिए रिएक्शन रिलीज रिएक्शंस -3,
ठीक है, ये R-3 हो गया फ्रेम्स के लिए फॉर्मूला, ये एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीनों के फॉर्मूला पता चल गया आपको। अब इसके बाद आ जाती है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो कि बीम्स के लिए जीरो हो जाती है। ठीक है, बीम्स के लिए जीरो हो जाती है। फिर ट्रसेस की हम बात करेंगे, तो ट्रसेस में आपने वो इक्वेशन देखी होगी परफेक्ट ट्रस के लिए, m इज इक्वल्स टू 2j-3। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपने देखी होगी। अब ये हम ट्रसेस के टाइम पे हमने डिस्कस करी थी कि ये परफेक्ट ट्रस के लिए होती है, पर आपको ये याद रखना है कि m-2j-3 जो है ना, इसकी वैल्यू आ जाती है, यही हो जाती है हमारी इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ट्रस के केस में। ये 2D के केस में 3D में हो जाएगा m-3j-6। ठीक है, सिंपली। फिर उसके बाद फ्रेम्स जो है, इसके लिए क्या होती है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसके लिए होती है 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिजिड क्लोज्ड लूप। अगर एक क्लोज लूप है उसको खोलना है, जैसे हमारे पास ये एक फ्रेम है सपोज। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रेम, इस तरीके से आपको फ्रेम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज लूप, यहाँ पे ये दो क्लोज लूप दिख रही है आपको, तो कितने नंबर ऑफ कट्स लगाने की जरूरत है कि ये क्लोज लूप को हम ओपन कर सके? एक लगाया, दो लगाया, हमारी सारी क्लोज लूप ओपन हो चुकी है। तो 3 नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिजिड क्लोज लूप। तो जितने नंबर ऑफ कट्स होंगे ना, उतना ही हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी। नंबर ऑफ कट्स इंटू 3 हो जाएगी हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ट्रसेस, फ्रेम्स और बीम्स, तीनों के बारे में हमने बात कर ली। अब इंटरनल जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है ना, वो किसकी वजह से होती है? बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, एक्सियल, ये सारी चीजें जो होती है इनकी वजह से ही होती है ये। तो बीम्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, फ्रेम्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, ट्रस में क्या क्या फोर्सेस आ सकती है? बीम्स के अंदर शियर फोर्स आ सकती है, एक्सियल फोर्स आ सकती है, बेंडिंग मोमेंट आ सकती है। फ्रेम के अंदर शियर फोर्स आ सकती है, एक्सियल फोर्स आ सकती है, बेंडिंग मोमेंट आ सकती है, लेकिन ट्रसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आ सकती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब जो ट्रसेस है ना, उसके लिए जो स्टैटिक इन जनरल, ये ट्रसेस के लिए नहीं है, ये इन जनरल है कि अगर हमारी टोटल जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है अगर लेस देन जीरो आ जाती है, इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल है। अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जीरो आ जाती है तो स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट है स्टैटिकली और स्टेबल भी है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाएगा अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है वो जीरो हो जाती है, टोटल वाली। अब यहाँ पे टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है, जो कि हमारा फ्रेम्स के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला। अगर हमें कंबाइन निकालनी है, कई बार डायरेक्टली स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ ली जाती है कि ओवरऑल कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3m+r-3j। ये हमारा 2D के लिए है, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 टाइम्स मेंबर इंटू r माइनस जे, जो कि है जॉइंट। यहाँ पे पहले भी ये m था मेंबर और j हमारा जॉइंट था। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो m मेंबर हो गया और j जॉइंट हो गया, r हमारी रिएक्शंस होगी। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करा है, 3 टाइम्स m-j+r। इस तरीके से अभी लिख के हम याद रख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसके सिवाय 3D अगर हमारा स्ट्रक्चर होगा तो ये फॉर्मूला बनता है 6m+r-6j, या फिर 6 टाइम्स m-j+r। ठीक है, ये हमारा फ्रेम्स के लिए फॉर्मूला है। फिर उसके बाद ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है 3 टाइम्स, इसके सिवाय एक और फ्रेम्स के लिए फॉर्मूला है 3 टाइम्स नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर माइनस फोर्स टू मेक ऑल द जॉइंट्स फिक्स्ड। सपोज हमारे पास यही वाला जो स्ट्रक्चर है जो हमने पहले बनाया था, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लेके आ जाती हूँ। ठीक है, सपोज ये यही वाले स्ट्रक्चर की हमारी बात चल रही है, यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके लिए कितने नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर? कैंटिलीवर बनाने के लिए इसको यहाँ पे एक कट लगाया, ये वाला कट लगाया, ये 2 कैंटिलीवर बन गए। बाकी सारे ऊपर वाली साइड यहाँ पे ये लगाए, 4 कट्स लगाएंगे तो सारे के सारे कैंटिलीवर बन जाते हैं। ठीक है, और उसके सिवाय हमें माइनस क्या करना है? फोर्सेस टू मेक ऑल द जॉइंट्स फिक्स्ड। तो इन सारे जॉइंट्स को हमें फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे 2 हिंजेस आपको दिख रही हैं, तो एक रिएक्शन जो है हमें और चाहिए ताकि ये फिक्स बन जाए, और ये इसके लिए भी एक और चाहिए ताकि ये फिक्स बन जाए। तो -2 हम कर देंगे, मतलब 3 × 4 -2।
ये कितना हो गया, 3 4 12 -2 यानी कि 10। हमारी फ्रेम की टोटल जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो हमें मिल गई डायरेक्टली, ये 10 हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहो तो ये मेंबर वाले फॉर्मूला से भी सेम करके देख सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। अब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकलती है, ट्रसेस के केस में क्या होता है, 2D या फिर 3D ट्रस हो सकता है, 2J-R। सिंपली आपको क्या करना है, 2J-R करना है। ठीक है, या फिर 3J-R करना है 3D केस में। अब ट्रस्ट के लिए उससे भी एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हर एक जॉइंट पे दो फ्रीडम हो सकती है, एक एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन या वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हर एक जॉइंट जो है वो आपको काउंट कर लेने हैं नंबर ऑफ जॉइंट। सपोज हमारे पास कोई एक इस तरीके से ट्रस आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने काफी सारे ट्रसेस देखे होंगे। सपोज ये एक ट्रस है, तो यहाँ पे एक हिंज लगी हुई है और एक ये रोलर लगा हुआ है, ये हमारा ट्रस है। तो इसमें आपको हर एक जॉइंट पे कितने मान के चलने हैं, दो नंबर ऑफ फ्रीडम्स है। तो ये कितने टोटल जॉइंट हो गए, ये 6 जॉइंट्स है, तो 6 फ्रीडम्स हो जाए, 6 × 2 हो जाएंगे हमारे 12। टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम्स ये हो गए 12। और फिर उसके बाद हमारे जो अगर सपोर्ट्स है ना यहाँ पे लगे हुए, तो हिंज में 0 हो जाएगा, रोलर के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडम मतलब कि उसकी मूवमेंट जो है, मतलब को वो किस चीज को रेजिस्ट कर पा रहा है, जॉइंट जो होंगे वो इन दोनों चीजों को एक्सियल डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट जो होगी, वो डिफ्लेक्शन जो होगी उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। और हिंज जो होगी वो दोनों डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगी, रोलर एक डायरेक्शन में नहीं कर पाएगा रेजिस्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, रोलर का 1। तो ये हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 13 आंसर आ जाता है इस तरीके से। अगर आपको ये 2D वाला तरीका याद रखना है, उसके मतलब ये जो हमने फॉर्मूला देखा था वो करना है, तो उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं 2J-R रिएक्शन यहाँ पे कितनी आएगी, 2 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गई, R की वैल्यू 3 हो गई। जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट्स है, 8 इंटू 2 माइनस हमारे पास 3 हो गया, 8 2 ज़ा 16 -3 यानी कि 13 हमारा आंसर आ गया फिर से। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ये हमारा हो गया ट्रस्ट के लिए। अब हम फ्रेम्स के लिए अगर देखें तो फ्रेम्स के लिए 2D के लिए हो जाता है 3J-R प्लस M प्लस रिएक्शन रिलीज। अगर रिएक्शन रिलीज होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, अब रिएक्शन रिलीज नहीं होगी तो इस तरीके से सिंपली हम लिख सकते हैं। तो 3J मतलब कि 3 टाइम्स जॉइंट माइनस आर रिएक्शन जो होगी हमारी, प्लस एम हमारी मेंबर्स जो होंगे। और ये एम प्लस हम कब करेंगे, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम तब हम माइनस करेंगे जब हमारे मेंबर्स जो होंगे वो इनएक्सटेंसिबल होगी। ठीक है, मेंबर्स जो है अगर वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाता है 3D जो फ्रेम्स है, 3D फ्रेम्स में 6J-R प्लस M प्लस रिएक्शन रिलीज। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है फ्रेम्स के लिए, 3D फ्रेम्स के लिए। अब रिएक्शन रिलीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2D हिंज होगी तो M-1 हो जाएगा, 3D हिंज हो जाएगी तो 3M-1 हो जाएगा। ये एक एक जॉइंट्स के लिए है, अगर बहुत सारे जॉइंट्स है तो सबका कंबाइन इफेक्ट आएगा, उसके लिए सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले में। 3 हिंजेस इन कॉन्टिन्यूएशन, अगर 3 हिंजेस कॉन्टिन्यूस लगी हुई है तो उससे क्या बनेगा, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। कॉन्टिन्यूस 3 हिंजेस लगी हुई है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो अनस्टेबल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है ना, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए पहले तो वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आ जाती है कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट क्या है, सपोज हमने एक कोई एंड ली और उस एंड पे हमने क्या लगाया, हमने उस पे मोमेंट लगाई। जब हम एक एंड पे मोमेंट लगा रहे हैं, दूसरी वाली जो एंड है वहां पे क्या मोमेंट इंड्यूस हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसी को हम सिंपली बोल देते हैं कैरी ओवर मोमेंट। यहाँ पे केस 1 जो है, फर्स्ट केस के लिए फॉर फार एंड, यहाँ पे फार एंड इज फिक्स्ड। अगर फार एंड फिक्स्ड होगी तो उसके लिए कैरी ओवर मोमेंट क्या आ जाएगी, M/2। आप इसको मतलब फ्री एंड और फार एंड फिक्स्ड एंड की तरह नहीं मानोगे, मतलब एक कैंटिलीवर की तरह नहीं मानोगे, आप इसको एक तरह से प्रॉप कैंटिलीवर की तरह समझ सकते हो कि एक जो हमारा प्रॉप कैंटिलीवर है उसका जो प्रॉप वाला पोर्शन है वहां पे हमने मोमेंट लगाई, और दूसरा वाला जो एंड है वहां पे मोमेंट सेम डायरेक्शन में आएगी लेकिन उसकी आधी मोमेंट वहां पे आएगी, मतलब M/2 आएगी। सेकेंड केस यहाँ पे हो जाता है कि फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, मतलब यहाँ पे हिंज या रोलर कुछ लगा हुआ है फार एंड पे, और जिस एंड पे हमने मोमेंट लगाई है ना
वो मोमेंट जो है वो दूसरी एंड पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कि जो हमारी फिक्स्ड एंड फ्री एंड सिंपली सपोर्टेड एंड होती है ना, हिंज या फिर रोलर ये सब होते हैं, ये जो है ये मोमेंट नहीं कैरी कर सकते। इसलिए यहाँ पे अगर मोमेंट जो आ रही है ना, मतलब कि वो यहाँ पे कैरी ओवर नहीं आएगी, कैरी ओवर मोमेंट नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस है कि कैंटिलीवर का अगर केस है, अगर हमने एक फ्री एंड पे मोमेंट लगाई इस तरीके से, तो फार एंड जो है वहां पे फिक्स एंड जो होगी वहां पे मोमेंट इक्वल मोमेंट आएगी और ऑपोजिट आएगी। इससे पहले जो आ रही थी वो सेम नेचर की आ रही थी, यहाँ पे ऑपोजिट आएगी, माइनस एम मोमेंट हमारी आ जाएगी। ये हमारी होगी कैरी ओवर मोमेंट। अगर अब कैरी ओवर मोमेंट से ही हमारा निकलेगा कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर क्या है? जो कैरी ओवर मोमेंट होगी डिवाइडेड बाय जो हमने मोमेंट लगाई थी, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा कैरी ओवर फैक्टर। और फार एंड फिक्स्ड अगर है, जैसे कि प्रॉप कैंटिलीवर के तरह से अगर हमारी डायग्राम है, प्रॉप पे हमने लगाई मोमेंट, फार एंड पे हमें मोमेंट आ जाएगी m/2, तो m/2 अपॉन m करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा कैरी ओवर फैक्टर। सिंपली सपोर्टेड एंड है तो कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि मोमेंट जो दूसरी एंड थी वहां पे जीरो आ रही थी, ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट जीरो थी। फिर कैंटिलीवर बीम के लिए कैरी ओवर मोमेंट माइनस एम थी, तो माइनस एम अपॉन एम हमारा -1 हो जाएगा कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई जो आपको याद रखनी है। तीसरी चीज यहाँ पे हो जाएगा स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर क्या हो जाते हैं? पहले तो स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस हमने जो हमने स्प्रिंग्स वगैरह के केसेस में हमने समझा हुआ है कि स्टिफनेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, ठीक है। सेम वे में फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन की जगह हम यहाँ पे मोमेंट अपॉन डिफ्लेक्शन बोल लो या फिर इसको रोटेशन बोल सकते हो, कि ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो इसको। तो ये थीटा जो है, ये मोमेंट अपॉन थीटा जो होगा, ये हमारी स्टिफनेस हो गई, ठीक है। स्टिफनेस के ये दो फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन या फिर मोमेंट अपॉन थीटा या रोटेशन, मोमेंट अपॉन रोटेशन, ये हमारा हो जाएगा स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला। अब स्टिफनेस जो फैक्टर है वो कैसे आएगा? वो जाएगा स्टिफनेस फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे ये जो के है ना, इसी को हम स्टिफनेस फैक्टर बोल देते हैं, या फिर एस को हम स्टिफनेस फैक्टर बोल देते हैं। और ये फार एंड अगर हमारे पास फिक्स होगी, जैसे कि प्रॉप कैंटिलीवर का केस हमने समझा था, तो उसके लिए हमारा स्टिफनेस फैक्टर हो जाता है 4EI/L, ठीक है। और फार एंड हमारी सिंपली सपोर्टेड होगी तो स्टिफनेस फैक्टर हो जाएगा 3EI/L, ठीक है। फार एंड अगर हमारी फ्री होगी तो हमारा स्टिफनेस फैक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थ्री केसेस हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिक्स एंड यहाँ पे फार एंड है तो हमारा 4EI/L हो गया स्टिफनेस फैक्टर, और यहाँ पे स्टिफनेस फैक्टर हो जाएगा 3EI/L जब सिंपली सपोर्टेड फार एंड है, ठीक है। फिक्स के लिए तो जीरो ही हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। उसके सिवाय हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ना, वो एक जॉइंट के लिए निकाला जाता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जॉइंट के लिए हमें निकालना होगा, हमने उस जॉइंट के हर एक मेंबर के लिए स्टिफनेस निकाली, ठीक है। स्टिफनेस निकाल ली, उसको हमें क्या करना है, स्टिफनेस निकाल के डिवाइड बाय सम ऑफ स्टिफनेस, जितने भी उस जॉइंट पे जितनी भी स्टिफनेस आएगी हर एक के लिए अपने अपने स्टिफनेस लिखी, उसको डिवाइड कर दिया टोटल स्टिफनेस से, उस जॉइंट पे जितनी आ रही है, तो हमें मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके सिवाय हमें फिक्स एंड मोमेंट्स जो है ना, उसकी वैल्यूज याद रखनी है, किस तरीके से हम निकालते हैं। अगर हमारा सेंटर पे लोड लग रहा है तो फिक्स एंड मोमेंट PL/8 हो जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी पहले और दूसरी में पॉजिटिव आ गई, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारी फिक्स एंड मोमेंट हो जाएगी PL/8 अगर लोड हमारा सेंटर पे लग रहा है। अगर हमारा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इस तरीके से पूरी बीम पे लगा हुआ, WL²/12 हो जाएगी हमारी फिक्स एंड मोमेंट। फिर उसके बाद अगर हमारा लोड सेंटर पे ना लगे, पॉइंट लोड जो है वो एक कुछ एक डिस्टेंस पे लग रहा है, ए डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और राइट एंड से वो बी पे लग रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा A × B²। बी जो है, ये वाला जो है, जो उस साइड वाला है उसके हमें स्क्वायर करना है, AB²/L², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इस वाली एंड के लिए PB², यहाँ पे PAB² लिखा था, ठीक है, लोड इनटू
ये जो इसके साइड वाला जो है हमारा जो डिस्टेंस है या लेंथ है लोड से, वो और जो दूसरी वाली साइड की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ का स्क्वायर करना है। ठीक है, सेम वे में यहाँ लोड इंटू बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मोमेंट्स की वैल्यू हमें याद रखनी है। ये वाला बहुत रेयर केसेस में इस तरीके से आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है वो दिखेगा, बट आप याद रख सकते हो, कई बार डायरेक्टली इसका ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं इसके बारे में। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30 आ जाएगा ये जिस एंड पे यहाँ पे ज्यादा आपको मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20 आता है, जो कि मतलब ज्यादा ये जो पोर्शन है यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू कम है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30, और ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, सेम जैसे ये है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। और उसके सिवाय आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ना, जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी हुई है, वो भी थोड़ा सा एक ये दोनों आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास एक पॉइंट लोड लगा हुआ है तो PL/4 इस तरीके से डायग्राम बनती है ट्राइंगुलर, और इसका ऑफसेट होता है PL/4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाती है PL/4 बेंडिंग मोमेंट की। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो इस तरीके से पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू WL² बाई 8 हो जाती है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। और अब हमारे पास मेन जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, उसके मेन हमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, सेकंड पॉइंट जो है मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के रख लो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल बीम, क्योंकि अभी आपने ओरिजिनल बीम आपके पास है, आप उसके साथ आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के हर एक जॉइंट के निकाल के रख लो। फिर उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करो, फिक्स एंड मोमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करो। अब फिक्स एंड मोमेंट्स जब आप फाइंड आउट करोगे, आपको क्या कंसिडर करना है। सपोज हमारे पास ये एक बीम है, ठीक है, सपोज ये हमारी बीम आ गई, और ये जो बीम है ये एक कॉन्टिन्यूस बीम है, और यहाँ पे इस तरीके से लोड लगा हुआ है, इस तरीके से लोड लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको अलग अलग मान लेना, हर एक मेंबर को अलग कर दो, और इसके जो मेंबर के जो सपोर्ट्स है ना उसको फिक्स मान लेना है, सब जगह फिक्स मान लिया। ठीक है, सब जगह फिक्स मान लेना है, और फिक्स करके फिक्स एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करनी है, यही वाला लोड लगा देना, बस इसको फिक्स एंड मान लेना है दोनों साइड से, और फिर उसके बाद इसकी फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल लेनी है। ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट्स निकाल ली इस लोड की हेल्प से, जो कि फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे उसकी हेल्प से आपको फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, रिलीज करने एंड सपोर्ट इफ नॉट फिक्स्ड। जैसे इस डायग्राम में ये दोनों एंड सपोर्ट जो है ये फिक्स नहीं थे, तो आपको ये वाली दोनों जो है ये आपको रिलीज करने पड़ेगी। कैसे रिलीज करने हैं, बाय अप्लाइंग ऑपोजिट मोमेंट। अब आपने क्या करना है, जितनी मोमेंट यहाँ पे आई थी, फिक्स एंड मोमेंट आई थी, उसी के ऑपोजिट सेम वैल्यू आपको यहाँ पे लगा देनी है। जैसे सपोज यहाँ पे 3 आई हमारी फिक्स एंड मोमेंट, तो 3 आपने ऑपोजिट लगा दी। अब क्या होगा, जब आपने 3 लगाई है ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपने 3 लगा दी और काम खत्म हो गया, ये वाली जो 3 है ना वो यहाँ पे भी तो कैरी फॉरवर्ड होगी, कैरी ओवर मोमेंट आएगी। उस कैरी ओवर मोमेंट का यहाँ पे यूज आएगा कि यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट आएगी, और उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे हमने ये लगाई है, सपोज यहाँ पे 2 आ रही है, इसके ऑपोजिट में आपने 2 लगाई, और सेम यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगी 2, और 2 का हाफ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी 3 का हाफ, इस तरीके से आपकी कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगी। फिर हमने ये कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी ये वाले सपोर्ट दोनों रिलीज हो गए। ठीक है, साइड वाले दोनों रिलीज हो गए। फिर आपको क्या करना है, रिलीज करने इंटरमीडिएट सपोर्ट बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब आपने जो अंदर वाले सपोर्ट्स है, अगर वो फिक्स नहीं है, वो तो फिक्स होंगे नहीं वैसे भी, तो उनको आपको क्या करना है, उसको आपको रिलीज करना है। अब उसको रिलीज करने का ये तरीका है कि आपको क्या करना है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग रिलीज करना है। आप उसको इस तरीके से पहले जैसे नहीं रिलीज कर सकते, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग रिलीज करना है। उसके लिए क्या करना होगा, टोटल जो हमारी पहले से लगी हुई है ना मोमेंट, उसकी वैल्यू निकाल लेना, जो आपकी टोटल इस जॉइंट पे मोमेंट आ रही है। मतलब जैसे ये अगर क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका सम करके माइनस दिस करके ऐसे वैल्यू निकल जाएगी। जो वैल्यू आ गई टोटल, वो सपोज हमारे पास m वैल्यू आ गई है।
अब हमें एम मोमेंट लगानी है इस इंटरनल जॉइंट पे, और वो किस तरीके से लगानी है, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सपोज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/2 दोनों मेंबर्स के लिए आता है, तो हमें m/2 दोनों साइड लगानी है और सेम डायरेक्शन पे लगानी है, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज हमें एंटी क्लॉकवाइज लगानी है, मतलब इसके अगेंस्ट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लगानी होगी, तो ये हो जाएगी m/2। और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से कैसे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज m/2, ठीक है। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में लगा दिया, इस तरीके से हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं ये क्वेश्चन के लिए मैं देखूंगी, वीडियो बनाऊंगी। फाइंड एंड मोमेंट्स, और इवन मैंने बना के भी पहले से रखी हुई है स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। फाइंड आउट एंड मोमेंट्स, और फिर उसको नोट कर लेना है। एंड मोमेंट्स जो होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। इस केस में इंटरनल जॉइंट की जो मोमेंट आती है वही हमें पता चल जाती है, और फिर उसके बाद वो नोट करके वो हमारा फाइनल आंसर हो। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है, यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है, ये इस तरीके से इक्वेशंस यहाँ पे होगी जिसकी हेल्प से आप स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये पोर्शन, ये जो इक्वेशंस है ना, ये ओवरहैंग के लिए ये यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक बीम है, ए बी सी डी एक बीम दिख रही है आपको, एम ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा m/ab, यानी कि फिक्स एंड मोमेंट हो जाएगी m/ab प्लस 2EI/L इंटू 2 टाइम्स थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा/L। डेल्टा हो जाएगी डिफ्लेक्शन, और थीटा हमारा जो एंगल होगा वो आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा थीटा। अब ए बी है, तो ए के लिए यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, और बी जो है वो सिर्फ थीटा आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख लेना, ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। और m/b/a, यहाँ पे m/b/a प्लस 2 टाइम्स EI/L, और अब b पहले है तो थीटा b टाइम्स ट्वाइस 2 टाइम्स थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा/L। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाती है, ये हमारी हो जाती है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, इसकी हेल्प से आप थीटा और डेल्टा, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जैसे हमारे पास कोई भी जॉइंट है बी सी, जैसे ये दोनों जॉइंट्स है यहाँ पे इसका जो बीम है इसमें, तो यहाँ पे सिग्मा एम बी जो है वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि m/b/a प्लस m/b/c की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इनका सम जो होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जैसे वैसे ही सम ऑफ मोमेंट्स एट सी जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिग्मा m/b प्लस m/c/b प्लस m/c/d इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे यूजफुल एक और चीज हो जाती है कि जो हमारी फिक्स्ड एंड होगी ना, वहां पे थीटा की वैल्यू जीरो होगी। जैसे इस इक्वेशन में थीटा ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। कई बार डिफ्लेक्शन जो होगी वो नहीं आएगी, तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रख के आपको ये इक्वेशंस जो है इसको यूज करना है, इसका यूज करके आप स्लोप और डिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन में इस तरीके से आपने एक फ्रेम देखा होगा जिसमें ये पी लोड लग रहा है, और ABCD ये एक फ्रेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना होगा, और इसको आपको इक्वेशन दे दी जाती है, इस तरीके से कुछ इक्वेशन हो जाती है हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन हमारी हो जाती है सिग्मा FX इज इक्वल्स टू जीरो। सिंपली एक्स डायरेक्शन में हमारी सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है हमारी हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसी फ्रेम के हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे हर एक मेंबर के लिए। तो अगर हम बनाए, यहाँ पे P आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा P लोड जो हमारा लगा हुआ था। अब यहाँ पे मोमेंट्स आ जाएगी, सपोज हमने कॉलम्स जो है उसके लिए मोमेंट ले ली, हमने क्लॉकवाइज मोमेंट ले ली, एंटी क्लॉकवाइज ले ली सपोज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है m/a/b यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे m/b/a लगी होगी, ठीक है। तो ये होगी, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है उसमें m/c/d लगी हुई और m/d/c लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी मोमेंट्स आ गई। फिर उसके बाद अब इसके लिए, इसके अपोज करने के लिए क्या 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 चीजें आएंगी, हमारे पास ये दो सपोर्ट्स हैं जो कि इसको अपोज कर सकते हैं। अब ये दो मोमेंट्स को अपोज करना है, साथ में ये जो लोड P है इसको अपोज करने के लिए हमें यहाँ पे रिएक्शंस लिखनी है। तो रिएक्शन जो है, पहले तो हम लोड के लिए लिख देंगे P/2 यहाँ पे आ जाएगी, और P/2 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सिंपली हमारा हो गया, ये लोड के लिए हो गया।
अब एम बी ए प्लस एम ए बी इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, एक कपल आ सकता है यहाँ पे जो कि इसको अपोज करेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल बनाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे बनेगा, ये इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। इस वाले जॉइंट के लिए ये है और ये इस जॉइंट के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर स्पेस की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कपल की वैल्यू हो जाएगी एम बी ए प्लस एम ए बी अपॉन एल। अगर यहाँ पे सपोज ये L1 है और ये L2 है तो यहाँ पे आ जाएगा L1। और दूसरी वाले पोर्शन के लिए हमारे पास जैसे ये यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ये L1 आ गया। और दूसरी वाले पोर्शन के लिए जो अपोजिंग के लिए होगा, यहाँ पे लोड नहीं है इसलिए P नहीं आएगा लोड, ठीक है। और एम सी डी प्लस एम डी सी बाई एल, इस तरीके से कपल आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। अब L की जगह L2 भी लिख सकते हो, जो भी है यहाँ पे। सपोज L पूरी डायग्राम में सेम है तो इन्होंने इस डायग्राम में मैंने L लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इसको मैं पूरे को हटाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हॉरिजॉन्टल शेयर इक्वेशन यहाँ पे कैसे आएगी। पहले तो हमने जो हमारा फिक्स एंड जो हमारा फ्रेम था जो हमने देखा, उस फ्रेम को अभी हमें फिर से ध्यान से देखना है। यहाँ पे दो ये सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं और ये जो है ये एक लोड दिख रहा है। अब ये जो बी और सी है ना, ये इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रही थी वो सारी की सारी वो इंटरनल है, वो हमें नहीं दिख रही है। इसलिए बी और सी जॉइंट्स को हमें भूल जाना है और सिर्फ इस लोड को जो कि एक्सटर्नली लगा हुआ है और जो रिएक्शंस ए और डी पे आ रही है सिर्फ उसको ध्यान में रख के हमें एफ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लिख देना है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो पी बाई टू भी था यहाँ पे, ठीक है, तो ये पी आ गया माइनस पी बाई टू। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लिख रहे हैं हम लोग, पी माइनस पी बाई टू। और इसके साथ साथ यहाँ पे मोमेंट लगी हुई थी और मोमेंट किस तरीके से आ रही थी, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगी जो कि इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट के लिए भी माइनस एम ए बी प्लस एम बी ए अपॉन L1। और सेम वे में माइनस एम सी डी प्लस एम डी सी अपॉन L2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन रही है और ये हमारी जो इक्वेशन पूरी हो जाएगी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल शेयर इक्वेशन, जो कि सिंपली मैंने आपको बता दिया इस तरीके से हॉरिजॉन्टल शेयर इक्वेशन निकाली जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्री मोमेंट इक्वेशन, जो कि हमारी जिसको हम क्लैपेरॉन्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं। थ्री मोमेंट इक्वेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कैंटिलीवर जो कॉन्टिन्यूस बीम होती है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है, फर्स्ट एक चीज। दूसरी चीज ये फिक्स जो बीम होती है उस पे भी ये एप्लीकेबल होती है। फिक्स बीम में कैसे एप्लीकेबल हो जाती है, फिक्स बीम में हमने जो फिक्स एंड्स है ना उसको क्या करना है, उसको हमने हटा देना है। फिक्स एंड ऑफ अ कॉन्टिन्यूस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एन एडिशनल स्पैन ऑफ जीरो लेंथ। फिक्स एंड्स को हमने हटाया और फिर उसके बाद एक एडिशनल स्पैन यहाँ पे दोनों साइड पे लगा दिया जिसकी लेंथ को हमने जीरो मान लेना है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हम इस पे ये वाली इक्वेशन लगा पाएंगे। और यहाँ पे मिनिमम टू बीम्स मतलब दो स्पैन्स होने चाहिए, ये बीम की जगह यहाँ पे स्पैन वर्ड आएगा, तो दो स्पैन्स मिनिमम होने चाहिए। और हमारी थ्री मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, सपोज ये इस तरीके से हमने एक बना दी मैंने, ये हमारी एक बीम हो गई कॉन्टिन्यूस बीम ए बी सी। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी एम ए इंटू L1 अपॉन आई वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टू एम बी इंटू L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस M1 इंटू L1 अपॉन I2। ये हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लिखने की बजाय हम इसको दोनों इक्वेशंस को इधर वाली साइड लेके आ सकते हैं और प्लस कर देंगे और इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अभी के लिए हम माइनस लिख के इंटू सिक्स टाइम्स A1 x1 बार। A1 क्या है, जो हमारी डायग्राम बन रही होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और x1 बार जो है CG का डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन I1 इंटू L1, और उसके साथ साथ माइनस सिक्स A2 x2 बार अपॉन I2 इंटू L2। ये कंप्लीट हमारी थ्री मोमेंट इक्वेशन होती है जिसको हम क्लैपेरॉन्स इक्वेशन भी बोलते थे, ठीक है। अब ये जो थ्री मोमेंट इक्वेशन है ना, ये फोर्स मेथड है
और ये कंपैटिबिलिटी मेथड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगी ये इक्वेशन, नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स में ये एप्लीकेबल होगी। जैसे कि आई कुछ एक मेंबर्स का अलग दिया होगा यहाँ पे, तो इसलिए ये नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स में भी लग जाएगी। फॉर अनइक्वल स्पैन, अगर स्पैन अलग अलग होगा, एल की वैल्यू भी हम अलग अलग पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सपोर्ट्स विद सेटलमेंट, जहाँ पे सपोर्ट्स जो होंगे जिसमें सेटलमेंट होगी वहां पे भी ये एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी क्लैपेरॉन्स थ्री। अब हम आ जाते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स पे। अप्रोक्सीमेट मेथड्स में ना अगर जॉइंट रिजिड होगा, हॉरिजॉन्टल और लेटरल लोड्स लगे हुए हैं एट द जॉइंट्स, तो उस टाइम पे ये यूजफुल हो जाते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड्स में सबसे पहला है पोर्टल मेथड। पोर्टल मेथड जो है वो लो राइज फ्रेम्स के लिए यूजफुल हो जाता है। जब विड्थ जो होगी वो ग्रेटर देन हाइट हो जाती है, उस टाइम पे ये यूजफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे assumptions क्या है, पीओसी। पीओसी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जो कि लाई करेगा एट द मिड पॉइंट ऑफ बीम और कॉलम। बीम और कॉलम के मिड पॉइंट पे ये लाई करेगा। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो जाएंगे, ये एक assumption है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल shear by इंटीरियर कॉलम इज इक्वल्स टू ट्वाइस दैट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम। एक्सटीरियर कॉलम जो है उसके 2 टाइम्स जो है वो हॉरिजॉन्टल shear आएगा इंटीरियर कॉलम में, ठीक है। इंटीरियर कॉलम में ट्वाइस आएगा, ऐसा ये assumptions हो जाती है इसकी। और पीओसी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। और एक और चीज यहाँ पे मैंने दी हुई है, ये हम एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स बीच बीच में मैं नोट्स पे लिख देती हूँ वो हो जाते। अगर हमें ये सपोज हमारे पास एक बीम है, ठीक है, तो उसके लिए डिफ्लेक्टेड कर्व किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये इंटरनल हिंज लगी हुई है, एक रोलर लगा हुआ, तो इसका डिफ्लेक्टेड कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला जो फिक्स एंड है, यहाँ से ये जीरो हमें डिफ्लेक्शन, जीरो हमें रोटेशन दिख रही है, थीटा की वैल्यू जीरो है और इस तरीके से कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ये हम याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड है वो है कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड हाई राइज फ्रेम के लिए यूजफुल होता है, जिसकी हाइट विड्थ से ज्यादा होगी, ठीक है। कैंटिलीवर मेथड में all joints of the frame should be rigid. All joints should be rigid, subjected to only horizontal load acting at the joint. It should be subjected to only horizontal loads. Horizontal load इसमें आने चाहिए जो कि joints पे ही act करे, ठीक है। अब इसमें assumptions क्या हो जाती है, point of contraflexion lies at the midpoint of beam and column. Same assumption कि column के mid point पे point of contraflexion lie करेगा या फिर beam के mid point पे lie करेगा, ठीक है। दोनों में ही ये लाई करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन मिड पे। फिर उसके बाद इसके साथ साथ एक जो इसकी assumption ये है कि एक्सियल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ द कॉलम ग्रुप। कॉलम के ग्रुप का जो सेंट्रोइड है, जैसे ये सेंट्रोइड है यहाँ पे, तो इससे जितना ज्यादा आप डिस्टेंस दूर दूर जाते जाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू, एक्सियल स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसका ये जो है एक assumption हो जाती है, ये हमारी सेकेंड assumption हो जाएगी। जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो एक इक्वेशन है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अब मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है ना, इसके अकॉर्डिंग बीम्स, ट्रसेस वगैरह इसमें सब कुछ ये सब में एप्लीकेबल है, लीनियरली इलास्टिक बॉडी में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो बेटीज थ्योरम जो है और मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो है, ये दोनों ही जो है यूजफुल हो जाते हैं। दोनों थोड़ी बहुत सिमिलर है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है क्या यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, बट मैं आपको बता देती हूँ। सपोज हमारे पास ये एक बीम लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से आपने डब्ल्यू लोड लगाया, इसके ऊपर डब्ल्यू लोड आया, फिर उसके बाद इसकी डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन नहीं देखनी है। सपोज हमने इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन देखी, ये हमारी डेल्टा आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेम एक और पॉइंट लगाया, सेम पॉइंट लगा लो, लोड लगा लो, पॉइंट लोड या फिर कोई और पॉइंट लोड लगा लो, हमने पी लगा लिया। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन नोट करी, ये डेल्टा 2 होगी, ये वाली डेल्टा 1 होगी, ये डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है ना, जैसे P जो लोड है उसके नीचे डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 आ रही है, लेकिन वो W की वजह से आ रही है, और P जो W जो है उसके लिए डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 आ रही है जो कि P की वजह से आ रही है। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा वन जो इसके नीचे जो डिफ्लेक्शन आ रही है ना, P इंटू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू W इंटू डेल्टा 2।
डेल्टा टू आ पी की वजह से रही थी, लेकिन लोड डब्ल्यू जहां पे लग रहा था उसी पोजीशन पे डेल्टा टू आ रही थी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, ये वाली इक्वेशन, इसको हम बेटीज इक्वेशन बोल देते हैं, या फिर इसको हम रेसिप्रोकल थ्योरम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाती है हमारी रेसिप्रोकल थ्योरम। इसको रेसिप्रोकल थ्योरम पी बाय डब्ल्यू अगर हम लिखेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा वन। मतलब कि हमारा जो लोड है उसके नीचे जो डिफ्लेक्शन थी वो रेसिप्रोकल में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस इक्वेशन को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटीज थ्योरम। बेटीज थ्योरम भी इसके जैसे ही है, बस इसमें क्या होता है कि दो तीन लोड लगा दिए। सपोज हमने सेटर पे ये एक लोड डब्ल्यू लगाया, इसकी वजह से हमने डिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ नोट करनी है, इस पॉइंट पे नोट कर ली, इस पॉइंट पे नोट कर ली, दो पॉइंट्स पे हमने नोट कर ली डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये डेल्टा वन होगी और ये डेल्टा टू होगी। अब हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू को हटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लोड लगाएंगे जहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन नोट करी थी, वहां पे P1 लगा दिया और P2 लगा दिया, और फिर डिफ्लेक्शन हमने W वाली जगह पे नोट करी, और ये W डेल्टा थ्री आ गई हमारी डिफ्लेक्शन। तो हम इसमें इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, W इंटू डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू P1 इंटू डेल्टा वन प्लस P2 इंटू डेल्टा टू। इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि हमारी बेटीज थ्योरम, या फिर इसको भी रेसिप्रोकल थ्योरम आप बोल लेते हो, कई बार बोल सकते हैं ऐसे, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके बोल दिया जाता है। मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स है, दोनों ही सिमिलर टाइप की थ्योरम्स है। फिर लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए बेटीज थ्योरम यूजफुल होती है, स्ट्रक्चर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा उसके लिए भी यूजफुल होगी, ठीक। वो हमने स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पहले पढ़ा था। अब हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन फ्रेम्स। फ्रेम्स में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर बेंडिंग की वजह से लेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू एम एक्स एक्स स्क्वायर बार, एम एक्स स्क्वायर जो हमारी मोमेंट जो है उसका स्क्वायर, एम एक्स जो है मतलब ये एक्स के फॉर्म में पूरी मोमेंट की वैल्यू आएगी जो कि हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेम्स में से, और इंटू डी एक्स अपॉन टू ई आई, ये हमारी इक्वेशन होती है। जीरो से एल इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी फ्रेम्स के लिए। और फिर उसके बाद कैस्टिग्लियानो थ्योरम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसी से अगर हमें डिफ्लेक्शन और हमारी रोटेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से, तो इसको मोमेंट के अबाउट अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शियली स्ट्रेन एनर्जी को, तो हमें डिफ्लेक्शन रोटेशन मिल जाएगी। और अगर हम लोड के अबाउट इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, जीरो टू एल एम एक्स एम डी एक्स अपॉन ई आई। अब यहाँ पे दोनों ही केसेस में सेम इक्वेशन बनेगी, लेकिन दोनों ही केसेस में स्मॉल m जो है ना, वो उसकी मतलब वो अलग अलग होंगे। स्मॉल m क्या है, अगर हमारे थीटा की बात चल रही है, एंगल की बात चल रही है, तो हमारा m हो जाएगा ड्यू टू यूनिट मोमेंट अप्लाइड एट b। जो b पॉइंट है उस पे यूनिट मोमेंट हमने लगाई, उसकी वजह से m जो हमारी आएगी बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, वो हमारी हो जाएगी m, स्मॉल m। लेकिन अगर हम डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो m क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स ड्यू टू यूनिट पॉइंट लोड अप्लाइड एट b। पॉइंट लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो इस केस में हो जाएगी, डिफ्लेक्शन के केस में स्मॉल m। और यहाँ पे बेंडिंग किसकी वजह से आ रही थी, यूनिट मोमेंट की वजह से आ रही थी, ठीक है। नीचे मोमेंट है तो मोमेंट की वजह से, और नीचे लोड है तो लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस होगी कैसिग्लियानो थ्योरम से। और फिर उसके बाद अगर हमें कर्व्ड सरफेस के लिए डिफ्लेक्शन निकालनी है तो स्ट्रेन एनर्जी वाली जो थ्योरम है उसका कैसे यूज करना है, इसको हम जैसे हमारे पास पहले इक्वेशन थी जीरो टू एल एम एक्स एम डी एक्स अपॉन ई आई, इसी को हम लिख रहे हैं। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, एम एक्स इंटू एम और डी एक्स की जगह डी एस लिखेंगे, और ई आई और एस जो है, एल की जगह हम एस जो सरफेस होगा उसके लिए एस लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक कैंटिलीवर जो हमारा, ये हमारा आर्च फ्रेम है, ठीक है, ये आर्च फ्रेम है, इस तरीके से है, इसमें लोड डब्ल्यू लगा हुआ। अगर इसमें हमें निकालनी है स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे, एम एक्स हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू आर साइन थीटा, और स्मॉल एम कैसे निकलेगा, यूनिट लोड इसकी जगह हमने लगाया और फिर उसके बाद स्मॉल एम की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमने एंगल ले लेना है सेंटर के अबाउट, थीटा एंगल ले लिया, डी थीटा ले लिया, और एक सरफेस निकाल लेना है पूरा आर डी थीटा करके, ठीक है। इस तरीके से डी एस की वैल्यू आर डी थीटा हो जाएगी यहाँ पे पूरा, मतलब इसकी हेल्प से हमने स्ट्रेन एनर्जी। इसके बाद है पोर्टल फ्रेम्स विद स्वे।
स्वे जो है, स्वे क्या होता है, स्वे लोडिंग या सिमेट्री की वजह से होती है। स्वे जैसे हमारे पास ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये इस तरीके से लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे लोड लगा दिया जाता है, इस तरीके से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, इसको हम स्वे बोल देंगे। अगर लोड इस डायरेक्शन में होता तो इस तरीके से ये स्वे करता, ठीक है, तो ये हो जाती है स्वे। और इसके सिवाय जो सिंकिंग होती है, सिंकिंग क्या चीज होती है, सिंकिंग इज ड्यू टू अप्लाइड लोड। सिंकिंग जैसे हमारे पास सपोज ये एक इस तरीके से बीम है, यहाँ पे लोड लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था सपोज, तो ये इस तरीके से सिंक कर गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया सपोज, ठीक है, तो ये सिंक कर गया, तो ये होती है सिंकिंग। और स्वे जो है, आई होप आप लोगों को दोनों चीजें समझ आ गई होगी। स्वे मैंने आपको बता दिया, सिंकिंग बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड जो पोर्शन है, फिक्स्ड यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे सिंक करते हैं सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट जो है इसको नीचे की तरफ आ जाता है ये सपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे नीचे आएगा, कितनी लोड हमें चाहिए होगी इसकी डिफ्लेक्शन कराने के लिए, कितना लोड चाहिए होगा, वो हो जाएगा पी। और पी की वैल्यू अगर हमारे पास फिक्स सपोर्ट है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 EI/डेल्टा। अब इसको ऑपोजिट मोमेंट लगाई जाएगी टू रिमूव द सपोर्ट, स्लोप, स्लोप को रिमूव करने के लिए जो ऑपोजिट मोमेंट यहाँ पे डेवलप होगी वो हो जाएगी PL/2, जो कि हो जाएगी 6 EI/डेल्टा/L²। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको प्रॉपरली याद रहने चाहिए, हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास फिक्स सपोर्ट की जगह यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड एंड थी, ठीक है, दोनों ही इस तरीके से, मतलब एक फिक्स है और एक सिंपली सपोर्टेड एंड है, इस तरीके से होगा, दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा कि डिफ्लेक्शन जो होगी, डिफ्लेक्शन जो होगी यहाँ पे होती है, ठीक है, एक कोई भी एक जो सपोर्ट है उसकी डिफ्लेक्शन होती है, तो यहाँ पे लोड कितना अप्लाई करना पड़ेगा डिफ्लेक्शन कराने के लिए, वो हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 EI/डेल्टा/L³। ये हमारी हो जाती है अगर हमारे पास एक तरह से प्रॉप कैंटिलीवर की तरह आप इसको मान के चल सकते हो, ये प्रॉप कैंटिलीवर की तरह है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉप कैंटिलीवर की तरह दिख रहा है कि एक एंड उसकी फिक्स्ड है और दूसरी वाली एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड जैसी लग रही है, तो हमारे पास लोडिंग कितनी हमें चाहिए कि हम इतना इसको डिफ्लेक्ट करा सके, उसके लिए 3 EI/डेल्टा/L³ हो जाएगी, ठीक है। और मोमेंट कितनी चाहिए ताकि हम स्लोप जो है उसको रिमूव कर सकें, उसके लिए मोमेंट हो जाएगी 3 EI/डेल्टा/L², जो कि PL सिंपली मोमेंट हो जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लोड यहाँ पे याद रखोगे तो उसकी हेल्प से मोमेंट भी आपको याद रहेगी। इसके सिवाय हम स्वे की बात कर रहे थे ना, तो एक और चीज आपको याद रखनी है, हमने बात करी कि लोडिंग और सिमेट्री की हेल्प से हम स्वे देख सकते हैं, बट अगर हमारे पास लोडिंग और ज्योमेट्री फॉर द फ्रेम्स आर अनसिमेट्रिकल, both loading and geometry of frame are unsymmetrical, then it is decided based on relative stiffness। अगर दोनों ही unsymmetrical है, लोडिंग भी unsymmetrical है और हमारी जो फ्रेम है या उसका मतलब कि वो भी लोडिंग भी अनसिमेट्रिकल लगी हुई है और उसकी ज्योमेट्री भी अनस्टेबल है, मतलब कि ये सपोज हमारे पास फ्रेम है, ये L है और ये L/2 है, ठीक है, इस तरीके से लोडिंग भी अनसिमेट्रिकल है, लोडिंग भी यहाँ कहीं लगी हुई है, और फिर उसके साथ साथ हमारी जो फ्रेम है उसकी ज्योमेट्री भी अनस्टेबल होगी, अनसिमेट्रिकल होगी, तो हमें रिलेटिव स्टिफनेस देखनी है। रिलेटिव स्टिफनेस हो जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन लेंथ, और यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेम्स स्वे टुवर्ड्स लेसर I/L, जहाँ पे लेसर रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू आएगी वहां पे ज्यादा फ्रेम स्वे करेंगे, ठीक है, ये चीज आपको। अब स्टिफनेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट फिर से मैं आपको बताती हूँ स्टिफनेस क्या होता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, कितनी हमें फोर्स रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन की वैल्यू को हमने 1 करना है, तो कितनी फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारी हो जाती है स्टिफनेस। और इसके सिवाय अगर हमें इसको मोमेंट के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं मोमेंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख दो, या फिर रोटेशन पर यूनिट रोटेशन हमारी हो जाती है स्टिफनेस, ठीक है। तो हम फोर्स और मोमेंट जो है ये दोनों हमारे हो जाते हैं फोर्सेस,
और जो डेल्टा और थीटा जो है ना, ये दोनों हमारी डिस्प्लेसमेंट्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टिफनेस को याद रख सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ड्यू टू यूनिट फोर्स की वजह से क्या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हमारी स्टिफनेस का उल्टा हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। डिफॉर्मेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? अगर फोर्स की वैल्यू 1 हो जाती है, वो हमारी हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफनेस इज इक्वल्स टू 1/डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज कि जो हमारी इनडिटर्मिनेट एनालिसिस है, एक तो स्टिफनेस मेथड है और एक हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, इनकी कंपैरिजन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अननोन्स जो होंगे स्टिफनेस मेथड में, अननोन्स आर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा और डेल्टा ये सारे इसके अननोन्स हो जाएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के लिए अननोन्स आर फोर्सेस, जो फोर्सेस हैं हमारे वो अननोन हो जाएंगे, जैसे कि मोमेंट, फोर्स, ये सारी चीजें अननोन हो जाएंगी, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके हम स्टिफनेस मेथड में हम लोग अननोन को फाइंड आउट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में कंपैटिबिलिटी कंडीशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन्स, ठीक है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन का यूज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में। अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, इसकी एग्जांपल क्या क्या हो जाती है हमारी स्टिफनेस मेथड की और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो हमारा स्टिफनेस मेथड है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है ये भी स्टिफनेस मेथड है। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड स्टिफनेस मेथड है। केनीस मेथड जो है वो भी स्टिफनेस मेथड है। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम 1 जो है वो भी हमारी स्टिफनेस मेथड है, ठीक है। और इसकी जो फोर्स मेथड है या फिर हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, इसकी एग्जांपल क्या हो जाती है? इसमें हो जाती है थ्री मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। क्लैपेरॉन्स इक्वेशन जो थी वो होगी, और फिर उसके बाद कैस्टिग्लियानो थ्योरम सेकंड होगी। यूनिट लोड मेथड फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। एनालिसिस ऑफ टू हिंज आर्च और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल्स होगी। अब यहाँ पे ये चीज होगी कि जो हमारी स्टिफनेस मेथड है उसमें काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की हेल्प से अननोन्स हमें पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू कम होती है, जिसकी हेल्प से हम अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं। और जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू जो है वो हमें बताती है अननोन्स इन केस ऑफ फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है इसमें डीएस की वैल्यू स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू लेस आती है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, इसीलिए इसको प्रेफर करा जाता है। और जो हमारा स्टिफनेस मेथड है उसमें प्रेफर करते हैं डी के, यानी कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को। और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को हम मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अब हम केबल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केबल्स कैन ओनली कैरी टेंसाइल फोर्स। इसमें टेंसाइल फोर्सेस आती है, कंप्रेसिव फोर्स नहीं होती है, सिर्फ टेंसाइल फोर्सेस होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देयर इज नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। केबल में बेंडिंग से रेजिस्टेंस नहीं आती है, इसलिए केबल जब भी इस पे लोड आएगा ये बेंड करती है, ठीक है। मतलब ये रेजिस्ट नहीं कर सकती बेंडिंग को, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारी केबल है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये दो हमारे सपोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो केबल जो है वो ये है, हमने बात कर ली कि ये हमारी केबल होगी। अब इसके सिवाय ये एच जो है ये हमारा सैग होगा, इतना ये सैग कर रही है केबल। और यहाँ पे अगर इसका स्पैन अगर हम देखें तो एल इसका स्पैन हो गया, ठीक है। ये हमारा केबल का स्पैन हो गया। अगर हमें वाई जो है, मतलब किसी भी सेक्शन अगर हम लेते हैं, कोई भी पॉइंट पे सेक्शन ले लेते हैं, एक्स सेक्शन ले ली, सपोज ये एक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमने इस डिस्टेंस को एक्स मान के ये एक सेक्शन कट कर ली एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसकी ये एक इक्वेशन होती है, y is equals to 4hx into l minus x upon l square। ये इसकी इक्वेशन होती है जिसकी हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे h हो जाता है सैग, h हमारा हो गया सैग। और यहाँ पे एक चीज और ये होगी कि हमारी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो फोर्सेस आएंगी, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो है ना वो हर जगह सेम होगा, जैसे ये जो केबल है ना इसके हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सेम आएगी। हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल है ना वो वेरी करेगा, वर्टिकल रिएक्शन जो आएगी वो वेरी करेगी। यहाँ पे वी जो सेंटर है ना इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, और जो इस पॉइंट पे जो लास्ट बिल्कुल कॉर्नर में पॉइंट है, यहाँ पे वी जो होगा ना वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। इधर भी वी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और एच यहाँ पे भी जो एच है ना
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो हम एच ही रहेगी, पूरे उस पे पूरी केबल पे एच ही रहेगी। यहाँ पे वी मैक्सिमम हो जाएगी, बस इतना याद रखना है कि सपोर्ट्स पे ये मैक्सिमम हो जाती है और सेंटर पे वी की वैल्यू 0 हो जाती है, और बाकी जगहों पे ये धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे मैक्सिमम आ गई ना, सपोज ये यहाँ पे आ गए V1, यहाँ पे आ गए V2, यहाँ पे आ गए V3, और ये V1 का V मैक्स आ गया पहले, फिर V1 आ गया, फिर V2 आ गया, फिर V3 आ गया। इस तरीके से इनका मैग्नीट्यूड है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है सेंटर तक। सपोज ये लास्ट सेंटर वाला पॉइंट V है, तो ये सबसे कम जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे V मिनिमम होगा इज इक्वल्स टू V। ठीक है, ये सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेरी करता है हमारा वर्टिकल रिएक्शन जो होती है। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि जो फोर्सेस होंगी इस पे, जो होंगी ना रिएक्शंस होंगी वो क्योंकि इस पे सिर्फ टेंशन आती है, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन कितनी आएगी। ठीक है, मैक्सिमम कितनी टेंशन आएगी, कहाँ पे आएगी, किस पॉइंट पे आएगी, जहाँ पे वी मैक्सिमम होगा वहां पे मैक्सिमम आएगी, क्योंकि वी और एच दोनों के दोनों हमारे टेंसाइल है, इसलिए बी मैक्स जहाँ पे होगा वहीं पे हमारी मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी, जो कि हमारी सपोर्ट्स पे होगी। और जो मिनिमम टेंशन होगी वो सेंटर पे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि वी वेरीज हाई टू लो वन साइड टू द सेंटर, एक साइड से सेंटर की तरफ वो कम होता जाता है, और फिर से दूसरी साइड पे जब हम सेंटर के से मूव कर रहे होते हैं तो वो फिर से बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब केबल से रिलेटेड दो शेप्स होते हैं, एक कार्टिनरी और एक पैराबोला। ठीक है, तो ये शेप्स कब आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। केबल जो है अगर वो यूनिफॉर्मली लोडेड होगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन, हॉरिजॉन्टल स्पैन पे, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल स्पैन पे जो केबल है यूनिफॉर्मली लोडेड है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली लोडेड आपको दिख रही है, तो उस टाइम पे इसका जो शेप होगा वो किस तरीके का होगा, यहाँ पे ये शेप होगा पैराबोलिक। ठीक है, ये इसका शेप हो गया। लेकिन अगर केबल यूनिफॉर्मली लोडेड होगी अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के अलोंग, ये हमारी केबल है इस तरीके से, और इसकी लेंथ के अलोंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, इस पे हॉरिजॉन्टल जो स्पैन है उस पे लोडिंग नहीं आ रही है, इसकी लेंथ पे लोडिंग आ रही है, जैसे इसका खुद का सेल्फ वेट हो सकता है। ठीक है, तो उस शेप जो उसकी वजह से केबल का आता है ना, उसको हम कार्टिनरी शेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कार्टिनरी शेप, ये इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको अब कार्टिनरी ब्रिज के जो है वो कौन सा होता है और पैराबोलिक शेप कब आता है वो पता चल चुका होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें ये जो एच है इसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आर्चेस। आर्चेस जो होती है ना, इनका लार्ज स्पैन होता है, फेनिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये प्योर कंप्रेशन में होते हैं। ठीक है, आर्चेस में कौन सी हो जाती है, थ्री हिंज आर्च हो जाती है। थ्री हिंज आर्च में तीन हिंजेस आपको दिखेंगी, यहाँ पे ये तीन हिंजेस है, ये भी हिंज है। ठीक है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट नहीं होगा, हिंज होगी। ठीक है, तो ये एक इंटरनल हिंज है और दो हिंजेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर्च जो है इसमें तीन हिंजेस होती हैं, और यहाँ पे ये सेंटर पे कोई सपोर्ट नहीं है। इसका स्पैन के लिए हम लोग ये डिस्टेंस बता देते हैं, यहाँ पे सपोज इसका एल डिस्टेंस होगा तो इस तरीके से ये दिखाया जाता है, तो ये पूरी आर्च होती है। ठीक है, तो सेंटर पे कुछ नहीं होता, तो ये हमारी आर्च हो जाती है जिसमें थ्री हिंजेस है, तो इसको हम थ्री हिंज आर्च बोलेंगे। यहाँ पे स्टैटिक डिटर्मिनेसी जो है ना वो जीरो आती है जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटरनल हिंज की वजह से बेंडिंग मोमेंट जीरो होगी और एक कंपैटिबिलिटी हमें इक्वेशन भी मिल गई, तो हमारी स्टैटिक डिटर्मिनेसी जीरो आ जाती है, जिसकी वजह से ये डिटर्मिनेट हो जाती है, थ्री हिंज आर्च डिटर्मिनेट होती है। अब इसके रिलेटेड और क्या क्या चीजें थ्री हिंज आर्च से रिलेटेड, आईएलडी अगर हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए निकालनी है, इसकी दो रिएक्शंस आती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन होगी इस तरीके से वी ए, सपोज हमने इसको पॉइंट को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो वी ए और बी बी हो गया, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाता है एच जो है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है ना, पहले तो ये दोनों हिंजेस में बराबर आएगा। ठीक है, एच की वैल्यू दोनों हिंजेस में बराबर आती है। अब जो आईएलडी अगर हमें बनानी हो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए, तो उसकी आईएलडी कुछ इस तरीके से आपको बनेगी, यहाँ पे इसका जो ऑफसेट होगा उसकी वैल्यू L/2H होती है। ठीक है, थ्री हिंज आज के लिए ये आईएलडी आपको दिख रही है, यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू L/2H है। एच क्या है हमारा राइज, इस केस में केबल के केस में हमने एच देखा था सैग, और यहाँ पे स्मॉल एच जो होता है वो राइज होता है। ठीक है, ये राइज हो गया, और एल हमारी स्पैन की लेंथ हो जाएगी एल।
ठीक है, वो हो गई L/2H, हमारा ऑफसेट आ गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की ILD है। ठीक है, अब हमारी जो आर्च है, अगर हमें उसकी ILD बनानी है बेंडिंग में, तो मोमेंट अगर हमें निकालनी है एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हमने डी ले लिया, सपोज कोई भी पॉइंट है, तो उस पे अगर हमें मोमेंट निकालनी हो तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू VAD - HY। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको देखने की जरूरत है, the bending moment at a section of an arch is proportional to the ordinate or the intercept between the given arch, जो आर्च है जो दी गई है उसका इंटरसेप्ट एंड द लीनियर आर्च, एक लीनियर आर्च बनाई जाती है, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारी बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी, और इसी को एडीज प्रिंसिपल बोला जाता है। अब लीनियर आर्च कौन सी होती है, जैसे हमारे पास यही आर्च है ना, इसकी इस तरीके से कुछ एक मेंबर्स को ज्वाइन करके इसकी जैसी आर्च बनाने की कोशिश करी जाए, अगर काफी सारे मेंबर्स को ज्वाइन करा और इस तरीके से एक आर्च बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो कि आर्च की तरह प्रॉपर नहीं है, बट वो उसका शेप जो होगा कुछ एक मेंबर्स को जोड़ जोड़ के इस तरीके से बना दिया गया है, और वो लीनियर आर्च कहलाएगी। ठीक है, उसको हम लीनियर आर्च बोलेंगे, तो ये उसी की वजह से ये HY आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ये वाली जो है ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी AB/L। ये हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट हो जाती है, उसका ऑफसेट होता है AB/L। ठीक है, AB/L वाला एक पूरी होगी, और दूसरी वाली जो हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगी, वो जाएगा L/4H टाइम्स Y। ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली का ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के ये वाली का पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो हमारी लीनियर आर्च है उसमें से नेगेटिव आएगी डायग्राम। तो जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होगा वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाले पोर्शंस को ही इंक्लूड करना है। ये हमारी ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट हो जाती है आर्च के केस में। अब जो थ्री हिंज आर्च है ना, उसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो डेल्टा H जो है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो हॉरिजॉन्टल एक दो हिंजेस लगी हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये आएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे एक रोलर लगा होता है, यहाँ पे ये हिंज लगी हुई है, रोलर गलती से मैंने बना दिया है, यहाँ पे ये 3 हिंजेस है, तो यहाँ पे अगर रोलर लगा होता ना, तो ये इस तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आती और ये मूव कर जाता है, और ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, राइज होने की जगह इसकी जो टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से ये जो है बाहर की तरफ निकल सकता था। ठीक है, एक्सपैंड कर सकता था, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ इस तरीके से आ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो यहाँ पे जो यहाँ वाली साइड से ये जो हमारी आर्ट्स है वो मूव नहीं कर सकती है, इसलिए वो राइज करेगी। ठीक है, वो राइज करेगी डेल्टा H, और डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी L² + 4H² अपॉन 4H इंटू अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम थ्रस्ट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं अलग अलग फॉर्मूला से। ये जैसे कि हमारे पास ये एक अगर आर्च है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरी आर्च पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा थ्रस्ट है या फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, WL² / 8H आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। हम टेम्परेचर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर इफेक्ट जो है, अब यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा H/H, thrust upon change in thrust upon the thrust is equals to minus times जो हमारा राइज है DH/H, हमारा कैपिटल H ये स्मॉल H ये है, और ये डेल्टा H हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे जो राइज है उसके भी अंदर जो चेंज आ रहा है वो प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जो थ्रस्ट में चेंज आ रहा है वो इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारा चेंज इन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अपॉन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन द राइज अपॉन राइज। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद है नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर। अब आर्च में नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये पूरी इस तरीके से आर्च थी, हमने इसका इतना सा पोर्शन हमने रखा हुआ है। अब हम इसको समझेंगे कि नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर क्या है। ये हमारी यहाँ से हिंज थी, सपोर्ट एक हिंज सपोर्ट था, तो यहाँ पे VDS की रिएक्शन आ रही है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे आ रहा है HD।
ठीक है। तो इसका यहाँ पे इम्पैक्ट जो है, इस वीडी और एचडी का इम्पैक्ट जो है, वो सपोज इस तरीके से आता है। एच एक्स इसको लिख देते हैं, इस एक्स एक्स सेक्शन पे हम, एक एक्स एक्स सेक्शन पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एच एक्स आता है हमारा, और इसका आ जाता है यहाँ पे वी डी, ठीक है। हमारा वी एक्स आता है, सपोज इसका वर्टिकल रिएक्शन का वी एक्स इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ये हमारी रिएक्शंस आ रही है। अब ये जो आर्च है उसकी रेजिस्टेंस क्या आ रही है यहाँ पे, आर्च की रेजिस्टेंस एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, और एक हमारे पास रेडियल शियर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको रेजिस्ट कर रही है दोनों फोर्सेस, किसको, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को, और वर्टिकल जो हमारी रिएक्शन है उसको ये रेजिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल थ्रस्ट क्या हो जाता है, रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट क्या हो जाता है, नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स। नॉर्मल थ्रस्ट क्या है, नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स जो है, टेंजेंट के अलोंग, यहाँ पे अगर हम इसको एक और तरीके से बनाएं, सपोज इसको मैं इस तरीके से लिखूं, ये यहाँ पे आपको टेंजेंट दिख रहा है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से टेंजेंट दिख रहा है। अब इसके अलोंग आपको लग रहा होगा एनएक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेंजेंट के अलोंग होता है नॉर्मल जो थ्रस्ट होता है, नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च अलोंग द टेंजेंट। कि हमारा है नॉर्मल थ्रस्ट। उसके बाद आ जाता है रेडियल शियर। रेडियल शियर क्या है, शियर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च अलोंग द नॉर्मल। शेयर फोर्स ऑफ एट अ सेक्शन, एक जो हमारी सेक्शन हमने एक्स एक्स ली है, इस पे जो शेयर फोर्स आएगी, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जो कि एट अ सेक्शन ऑफ आर्च अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग, यानी कि इस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल हो जाएगी हमारी रेडियल शेयर। अब यहाँ पे रेडियल शेयर और नेक्स्ट जो है हमारा नॉर्मल थ्रस्ट, इन दोनों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिंपली यहाँ पे ये जो हमने डायग्राम देखी है ना, इसके हम कंपोनेंट्स अगर लेती हैं ना, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, यहाँ पे एंगल एक थीटा ले लिया, ठीक है। तो उस तरीके से आप कंपोनेंट निकाल के इसको इजीली बना सकते हो, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एन एक्स इज इक्वल्स टू एच डी कॉस थीटा। अब हमने ये जो है इस पॉइंट पे एच डी एच एक्स लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एन एक्स इज इक्वल्स टू एच डी एच एक्स, और वी एक्स ये आ गया हमारा कॉस थीटा, और वी एक्स साइन थीटा, ठीक है। आर एक्स आ जाएगा वी एक्स कॉस थीटा, और वी एच एक्स साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर, ठीक है। अगर एक आर्च पे इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है एक आर्च पे, तो उसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगी, इट विल बी फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स इज, अगर ऐसा होता है तो उसका शेप उसके साथ साथ पैराबोलिक होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक आर्च पे आ रहा है तो उसका शेप पैराबोलिक होगा, उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगी, शियर फोर्स नहीं आएगी, ठीक है। और इसके ऊपर रेडियल शेयर जो है वो भी नहीं आएगा, ऐसा भी एक होता है पॉइंट, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे अगर आएगा। तो ये जो 3 हिंज आर्च है ना, उसका जो थर्ड हिंज होती है ना, वो कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो क्राउन पे ही आए, वो कहीं पे भी आ सकती है। और लीनियर आर्च जो है उसका नॉर्मल थ्रस्ट ही होता है, सिर्फ उसका रेडियल शेयर नहीं होता, उस पे सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट आता है। अब मैसनरी आर्च जो होती है वो रेजिस्ट करती है लोड बाय थ्रस्ट ओनली, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आप याद रख सकते हो। अगर हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसकी वजह से पैराबोलिक आर्च बनती है। अब जो अगर आर्च पैराबोलिक होगी ना, तो ये जो इक्वेशन हमने देखी थी पहले, किसके लिए देखी थी, ये केबल के लिए हमने देखी थी, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लग जाएगी, 4h/L²। एच यहाँ पे पहले जो केबल की हम बात कर रहे थे तो सैग था, एच यहाँ पे राइज हो जाएगा आर्च के केस में, 4h स्मॉल h/L² इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी। 3 हिंज आर्च अगर हम उसके बारे में बात करें, 3 हिंज आर्च की ही बात करें हम लोग, 3 हिंज आर्च इज देयर विद यूडीएल, तो बेंडिंग मोमेंट एट ऑल सेक्शन विल बी जीरो, जो हम बात कर चुके हैं। रेडियल शियर एवरीवेयर विल बी जीरो, एंड नॉर्मल थ्रस्ट विल नॉट बी जीरो। बेंडिंग मोमेंट की हमने बात करी कि वो जीरो हो जाएगा, रेडियल शियर भी जीरो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल थ्रस्ट हमारी जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं 2 हिंज आर्च के बारे में।
टू हिंज आर्च जो है वो इनडिटर्मिनेट होती है, इसको हम फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी मेथड की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इन मेथड से। ठीक है, तो जो टू हिंज आर्च होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है बाय डिग्री 1। ठीक है, 1 डिग्री से ये इनडिटर्मिनेट होती है, इसकी डिटर्मिनेसी जो है ds इज इक्वल्स टू स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे साथ में 4 अननोन्स हो जाएंगे, अननोन फोर्सेस हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये हमारी हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाएगी, और जो कि हम यूज करेंगे, और यूज करके हम इसको जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके फोर्सेस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके सिवाय अगर हमारी फिक्स्ड आर्च है, फिक्स आर्च है, इस तरीके से आर्च है और उसमें 2 फिक्स्ड सपोर्ट है, तो इसकी इंडिटर्मिनेसी हो जाती है 3। इट इज इनडिटर्मिनेट बाय डिग्री 3। ठीक है, तो ये भी आप याद